ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 8 ज्योग्राफी का, ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट, कम्युनिकेशन, है ना। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। और सबसे बड़ी बात कि मैप का बहुत ज़्यादा वर्क है इस चैप्टर में, मैप का काम ज़्यादा है। हाँ, जब भी आप थ्योरी लिखिएगा तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि सर थ्योरी में क्या मैप कैसे बनाएं, क्या हम लोगों को मैप नहीं मिलेगा? मैप मिलेगा आप लोगों को, लेकिन मैप जो मिलेगा वो सिर्फ मैप वाले पोर्शन के लिए ही मिलेगा। जैसे मैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको मैप दिया जाएगा। हाँ, अगर आप थ्योरी लिख रहे हैं और आपको मैप बनाने की आवश्यकता पड़ गई तो जरूरी नहीं है कि जैसा मैप होता है बिल्कुल वैसा ही बनाएं। जैसे कुछ चीज़ों, कुछ रोड वगैरह मैं बता रहा हूँ, आप उसको नोट करिएगा और मैप भी लगभग वैसा बनाइए। जैसे मान लीजिए अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो, है ना, तो आप ऐसे करके एक छोटा सा अमेरिका का डायग्राम आप ऐसे आप दे सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे कुछ करके आप यहां अमेरिका, ऐसे आपने अमेरिका बना दिया और ये लीजिए, ये आपका हो गया, अमेरिका तैयार हो गया, ठीक है ना। यहाँ अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रोड वगैरह मैं बताऊंगा, उसको आपको मैप में देख लेना है। यहाँ पे कुछ कैरेबियन देश हैं, इनकी ज्यादा चिंता नहीं करनी है। एक चीज ध्यान देना है, अमेरिका में एक रोड जाता है जो जिसको हम कहते हैं पैन अमेरिकन हाईवे, जो लगभग अलास्का के नजदीक से लेकर अर्जेंटीना तक आता है ना। इस रोड को आप ध्यान दीजिएगा, जो कहीं कहीं यहाँ से शुरू होता है और ये रॉकीज माउंटेन से होते हुए, यहाँ पे छोटे छोटे मतलब बहुत बड़े पर्वत की श्रेणियां हैं, रेंजेस हैं, रॉकी माउंटेन, उससे होते हुए ये हाईवे कुछ इस तरह से पूरे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से ऐसे कनेक्ट करता है और ये जाता कहाँ तक है? अर्जेंटीना तक। इस रोड को हम क्या बोलते हैं? पैन अमेरिकन हाईवे, है ना। इसको आपको ध्यान देना है, इस रोड को भूलना नहीं है। फिर अगर हम यूरोप में आएंगे, देखो और भी सारे हाईवे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईवे है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। कुछ रेलवे भी अभी हम देख लेंगे। यहाँ पे अगर हम अफ्रीका में, यूरोप में आते हैं तो आपको मैं मैप बनाना सिखा दिया हूँ, ठीक है ना। मैप आप मोटा मोटी तौर पे ऐसे आप मैप बना सकते हैं, और मैप बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर मैप गलत भी बन रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो एग्जामिनर समझ लेता है कि हाँ बच्चे ने यूरोप ही बनाया है ना। तो ये मान लीजिए आपका यूरोप है, ठीक है, ये आपका यूरोप वाला पोर्शन ऐसे, ये आपका यूरोप हो गया। यहां पे मैं बना दिया आपका, यहां पे आपके बोर्ड पे जगह नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा क्लोज कर दिया हूं, है ना। इतना जगह नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा क्लोज करके भी देख सकते हैं। और ये आपका रसिया हो गया, है ना। ये आप ऐसे, आप मोटा मोटा तौर पे आप ऐसे मैप बना सकते हैं। यहाँ आपको नीचे ऑस्ट्रेलिया दिखा देना है, इस साइड आपको ऑस्ट्रेलिया दिखा देना है, तो आप ऑस्ट्रेलिया कुछ इस तरह से बना सकते हैं, है ना। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, समझ आ रहा है। अब देखो ध्यान से, कुछ चीजों को हमें ध्यान देना है। जैसे वो चीजें क्या है, आपको इधर भी कुछ कनाडा में भी कुछ रोड आपको दिखेगा, जो यहाँ गियना से लेकर और ऐसे केपटाउन तक जाएगा। अफ्रीका में गियाना से लेकर केपटाउन तक जाएगा और केपटाउन से होते हुए इजिप्ट की राजधानी कायरो तक जाएगा। इस वाले रोड को आपको नहीं भूलना है ना। यहाँ पर रसिया में एक जगह है, आपको रसिया में कहीं इस साइड आपको एक जगह मिलेगा, व्लादिवोस्टोक, है ना। रसिया में आपको, और यहाँ पे एक जगह है मॉस्को, रसिया में इधर एक साइड एक जगह है मॉस्को, है ना। यहाँ से एक बेटा ट्रेन चलती है, रसिया थोड़ा और ऊपर मैं कर देता हूँ, ये चाइना में मैंने एंट्री ले लिया है,
आपको बस समझने के लिए बता रहा हूँ, आप समझिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं रसिया को ऊपर जाता हूँ। मान लीजिए मैं इसको व्लादिवोस्टोक मानता हूँ, इस वाले रीजन को, है ना, व्लादिवोस्टोक। ये वाला आपका एरिया कौन सा है, किसका है, व्लादिवोस्टोक। नोट कर लीजिएगा, व्लादिवोस्टोक। यहां से एक ट्रेन जाती है, क्या जाती है, यहां से एक ट्रेन जाती है, उस ट्रेन का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कौन सी रेलवे, ये यहां तक जाती है, मॉस्को तक जाती है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इसको आपको याद रखना है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अब साइबेरियन क्यों, रशिया का ईस्टर्न हिस्सा यूराल, यहाँ पे एक माउंटेन है यूराल माउंटेन, है ना, यूराल माउंटेन के ईस्ट की ओर साइबेरिया है, इधर आपका रशिया है, तो टोटल मिला के रशिया ही है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ऑस्ट्रेलिया में ध्यान देना है, ऑस्ट्रेलिया में एक शहर यहाँ पे बहुत फेमस है, सिडनी, सिडनी। और एक शहर यहाँ पे बहुत फेमस है, पर्थ, सिडनी और पर्थ। यहां से भी एक रास्ता गया है, एक रेलवे गई है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। आपको इस बात को ध्यान देना है। अब देखो कुछ नदियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट नदियां है, जैसे राइन नदी। कौन सी नदी, राइन नदी, नीदरलैंड से लेकर स्विट्जरलैंड तक जाती है। मैप में देख लो ध्यान से, राइन नदी कहां से कहां तक जाती है, नीदरलैंड से लेकर स्विट्जरलैंड तक। 6 देशों को टच करती है, फ्लैंग नाम से, फ्लैंग, FLANGES, ऐसे याद रखिएगा। F मतलब फ्रांस, L मतलब लिंचेस्टेन, A मतलब ऑस्ट्रेलिया, N मीन्स नीदरलैंड, G मीन्स जर्मनी, S फॉर स्विट्जरलैंड, है ना। आपको ऐसे याद रखना है। तो ये कुछ हो गया। उसके बाद एक नदी और है, डेन्यूब नदी, जो आपकी यहाँ ब्लैक सी में जाकर मिल जाती है। तो ये कुछ फेमस और बहुत ज्यादा इंडिया में भी है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड इंडिया में भी है ना, जो आपका श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु तक जाता है। उसके बाद एक NH7 आपको मिलेगा, जो आपको आसाम से लेकर गुजरात तक जाता है। तो ये सारे छोटे मोटे जो रोड्स हैं, ये सारे आपको ध्यान देने हैं। कनाडा में भी एक ट्रांस कनाडा रोड जाता है। अभी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, बेसिक तौर पर आपको ये मैप का स्ट्रक्चर आना चाहिए। मान लीजिए मैं थ्योरी लिख रहा हूं तो आपको मैप ऐसे मोटा मोटी बनाने आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर दें। अब देखो, मान लो मैं आपसे कह दूं, मान लीजिए मैं आपसे कह दे रहा हूं कि यहां पे मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं कि एक काम करो, आप यूरोप का मैप बनाओ। तो ज्यादा इसमें प्रैक्टिस नहीं करना, आपने साइन दिया, ऐसे आया, आपने ऐसे इटली बनाया और आप नीचे लेते आइए, ऊपर ले जाइए। ये सारा मैंने आपको सिखा दिया है क्लास में, मैं कई बार इसको ऐसे कर चुका हूं। हो गया यूरोप तैयार हो गया। ज्यादा इसमें नखड़ा नहीं करना है। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे जो भी मैप आएगा आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए चैप्टर खोलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे करके इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को हम क्वेश्चन आंसर के भी थ्रू और बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक है उसको हम डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, सेवरल प्लेसेस नोड्स ज्वाइन। अच्छा देखो, ये छोटे मोटे टॉपिक्स आएंगे तो इनको आपको समझना है बहुत केयरफुली, है ना, कि नोड्स क्या होता है। नोड्स का मतलब हिंदी में गांठ कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये रोड है ना, पूरे दुनिया में जहां भी रोड बने हुए, जहां भी हाईवेज हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे नोड्स दिखेंगे। नोड्स वो एरिया है जहां से अन्य रोड जो है डोर टू डोर कनेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए ये एक रोड जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक नोड होगा जहाँ पे कोई गांव से एक रोड आया, इसमें मिल गया, फिर किसी और क्षेत्र से एक रोड आया, इसमें मिल गया, फिर ये आगे गया, फिर कहीं पे नोड्स होगा जहाँ पे 4-5 रोड आकर ऐसे मिले होंगे, फिर ये आगे गया। तो ये जो आपको जहाँ पे कई सारे रोड आपस में आके मिल जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, नोड्स कहेंगे। छोटे मोटे टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी इसी को हम कहते हैं। टू फॉर्म अ पैटर्न इसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये एक तरह का पैटर्न बनाता है ना। पैटर्न भाई कहीं भी कोई लाइन लाकर मिलाओगे तो एक पैटर्न का निर्माण होगा ही। हाईवेज क्या होता है, हाईवेज आर मेटल्ड रोड। अच्छा देखो यहाँ पे एक और टॉपिक आ गया, मेटल्ड रोड। मेटल रोड का मतलब ये नहीं कि वो लोहे का या फिर किसी मेटल का बना होगा,
है ना। मेटल रोड कनेक्टेड डिस्टेंट प्लेसेस फॉर अनऑब्स्ट्रक्टेड वेहिकुलर मूवमेंट विथ सेपरेट ट्रैफिक लेन, ब्रिज, फ्लाईओवर एंड डुअल कैरियर्स वे। देखो मेटल रोड होगा ना, वो दोनों साइड से होगा, इस साइड से भी एक होगा, इस साइड। ये काफी लंबे डिस्टेंस के लिए बनाया जाता है। इनकी जो रोडें होती है ना, एकदम कंक्रीट की होती हैं और जबरदस्त होती हैं। यहाँ पे गाड़ी आप चलाओगे तो गाड़ी बिल्कुल भी झटका नहीं देगी। अब गांव में देखो, गांव में रोड कैसा होता है, कहीं गड्ढा मिल जाएगा, कहीं आपको दुनिया भर का आपको ब्रेकर वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे वो चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ज्यादा जाम वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम ये 4 लेन 6 लेन या 8 लेन का जो भी रोड होता है वो कैसा होता है, मेटल रोड होता है। मेटल रोड का मतलब समझ में आ गया सबको। बॉर्डर रोड देखते हैं, बॉर्डर किसी भी देश का है ना, कोई भी देश हो, उस देश की जो आर्मी होती है ना, वो बॉर्डर रोड का भी निर्माण करती है। जैसे हमारे भारत में बीआरओ है, बीआरओ क्या करती है, इंडिया के चारों जो बॉर्डर है वहां पे रोड वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग करती रहती है। क्यों? ताकि जो भी आर्म्स एंड एमुनेशन है जो इंडियन आर्मी को चाहिए वो ट्रक वगैरह के माध्यम से आराम से पहुंचाया जा सके। इसको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर रोड कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो वैलीज वगैरह है, यहाँ पे ये बीआरओ ने बनाया हुआ है, पहाड़ों को काट कर, घाटियों को ऐसे काट कर बनाया हुआ है, ताकि आराम से हमारे सिपाहियों को रोड वगैरह, आर्म्स एंड एमुनेशन जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं वो पहुंचाई जा सके। और ये शहरों से भी जुड़ी हुई होती है ना, ये इंपॉर्टेंट शहरों से भी जुड़ी हुई है, ताकि किसी शहर से आर्मी को डिप्लॉय करना है तो आर्मी को आराम से भेजा जा सके। एक टॉपिक और आएगा, बिग ट्रंक रूट, है ना। ऐसे जो क्वेश्चन है आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। बिग ट्रंक रूट क्या होता है, ये मेनली हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। जो भी नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है ना, यानी ये वाला एरिया, ये अटलांटिक ओशन है, समझ में आ रहा है, ये अटलांटिक ओशन। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक चीज और समझा दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लेना। सबसे ज्यादा बिजीएस्ट रूट, जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है वाटरवेज में, वो यही वाला रूट है, सबसे ज्यादा बिजी। और एक रूट ये मेडिटेरेनियन, मैं आपको अंडरलाइन कराया था, मेडिटेरेनियन इंडियन सी रूट, ये वाला। यहां हम इंडिया से निकले और रेड सी होते हुए मेडिटेरेनियन सी में एंट्री ले लिए, समझ में आ गया, ये वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन इंडियन सी रूट। ये आपका नॉर्थ अटलांटिक आपका सी रूट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बिजीएस्ट रूट है, लिख लीजिए कहीं पे, BUSIEST, बिजीएस्ट रूट, ROUTE। इसी को हम और क्या बोलते हैं, बिग ट्रंक रूट, RO, है ना। इसको आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग इंच क्या होता है, एमसीक्यू, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू में दे देता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। पूछ देगा कि बिग ट्रंक रूट किससे रिलेटेड है, तो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट से। अगर मैं कह दूं आपको कि मेडिटेरेनियन इंडियन सी रूट का क्या महत्व है, तो डिस्टेंस को ये क्लोज कर देता है। जैसे कि आप इंडिया के किसी भी कोस्टल एरिया से आप निकले और आप यहाँ पे स्वेज कैनाल होते हुए, स्वेज कैनाल है वहां पे, स्वेज कैनाल इजिप्ट में है, स्वेज कैनाल होते हुए रेड सी से आप पार करेंगे तो आगे यहाँ पे स्वेज कैनाल आएगा। स्वेज कैनाल से होते हुए आप भूमध्य सागर में आ सकते हैं और पूरे यूरोप में कहीं भी जा सकते हैं। अब पहले ये स्वेज कैनाल नहीं था तो लोग यूरोप से पूरा ऐसे कैप ऑफ गुड होप होते हुए मेडागास्कर के रास्ते ऐसे इंडिया में जाते थे, पर वो सारी समस्याएं अब नहीं रही। बिग इंच क्या होता है, बिग इंच इज द पाइपलाइन विच कैरीज पेट्रोलियम फ्रॉम ऑयल वेल ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब देखो यहाँ पे अमेरिका का मैप मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे आपका ये बिग इंच बिछाया हुआ है। ये तरह का पाइपलाइन है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से क्या ले जाता है, पेट्रोल ले जाता है पूरा नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका वाले रीजन में। तो अगर ये ऐसे एमसीक्यू में पूछ दिया कि बिग इंच का मतलब इंपॉर्टेंस किससे है, तो पेट्रोलियम ऑप्शन में रहेगा, आप पेट्रोलियम पे टिक लगा देंगे। ये पेट्रोलियम एक तरह का पाइपलाइन है जिससे पेट्रोल जाता है, कहां से कहां तक, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको। इस अभी मैंने मैप बनाया था, मैंने अमेरिका का थोड़ा सा मैं मैप बना के क्लियर कर दे रहा हूं। मैंने अमेरिका का अभी मैप बनाया था, मैंने ऐसे किया था, है ना, फिर मैंने यहाँ पे पेनिनसुला बना के ऐसे ऊपर ऐसे उठाया था। ये वाला जो एरिया है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है ना। और ये यहाँ से एक पाइपलाइन गई हुई है जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका को पेट्रोलियम सप्लाई करता है। तो आगे आप पढ़ेंगे कि पाइपलाइन, देखो ट्रांसपोर्ट में पाइपलाइन भी आता है,
रोड भी आता है, हाईवेज भी आते हैं, एयरवेज आता है, वाटरवेज आता है, इनलैंड वाटरवेज आता है, इंटरकंटिनेंट वाटरवेज आता है, कई सारे वाटरवेज आपको देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे आपको समझा देंगे सारे। एनिमल पैक, अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट के रूप में हम एनिमल पैक एनिमल्स का यूज करते हैं। जैसे कि आप वैष्णो देवी वगैरह घूमने जाएंगे, कई सारे चरवाहे ऐसे गधे डंकीज वगैरह लेकर क्या करते हैं, इस पे सामान वगैरह लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये आप नहीं भी पढ़, ये मैक्सिमम ठंडी जगहों पे ज्यादा देखा जाता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप, है ना। डॉग्स वगैरह, रेनडियर वगैरह भी देखा जाता है। आप चले जाइए आयरलैंड वगैरह में, तो डॉग्स, वहाँ के कुत्ते बड़े हस्की, ऐसे कुत्ते बहुत अजीब होते हैं, वहां ऐसे जानवर को कैरियर्स के रूप में यूज किया जाता है ना। अब जो आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी अभी आपको बताया, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कहां से कहां तक जाती है, ये सिडनी से लेकर पर्थ तक। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बुक में जहां भी होगा आप टिक लगा लीजिएगा। कहां से कहां तक जाती है, सिडनी से लेकर ये देखिए, ये आपका है सिडनी, ये क्या है, सिडनी, ये आपका सिडनी है। और ये वाला जो एरिया आपका है, ये आपका है पर्थ, ये जो आपका है पर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर दोनों हैं। इधर देखो सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। यहां पे आपको एक शहर दिखेगा मेलबर्न, दुनिया भर का क्रिकेट वगैरह हमारा होता है। अब तुम कहोगे कि सर एक बात बताइए, एक बात ये समझाइए कि ये वाले रीजन में, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ एक मिनट वेट अ मिनट, ये मैंने क्या बताया था, पर्थ, और ये क्या था, सिडनी, ये आपका था सिडनी। यहां पे मैंने बताया मेलबर्न करके एक जगह, एक शहर है। तुम देखोगे ऑस्ट्रेलिया का ये वाला रीजन बहुत ज्यादा खाली खाली दिखेगा, कुछ नहीं है यहाँ पे, वाकई में कुछ नहीं है यहाँ पे रहने योग्य। ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम मतलब 90% जो आबादी है वो केवल कोस्टल एरियाज में रहती है, ये कोस्टल एरियाज में, इधर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, रहने योग्य ये जगह है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ दुनिया भर के पठार, कई तरह के पठार यहाँ पे हैं, कई तरह के प्लेटोस हैं, पर्वत हैं, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है ना, आपके सिलेबस में वो नहीं है। तो अगर मैं इसको पढ़ाना चालू कर दूंगा तो 1 घंटे इसी में पास हो जाएगा, तो इसको हम नहीं छूते हैं, बस इस पे ध्यान देंगे। इस रेलवे का क्या नाम है, ट्रांस इंटरनेशनल रेलवे। आपको ये रेलवे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। द लॉन्ग रूट विच अक्रॉस द कंटिनेंट एंड कनेक्ट टू एंड ऑफ कंटिनेंट आर कॉल्ड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। अब तुम कहोगे कि सर ये ट्रांस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, ट्रांस का मतलब होता है उस पार, यानी एक बिंदु से अंतिम बिंदु तक। तो यानी कि यहां से, इस छोर से लेकर इस छोर तक ये रेलवे आई, इसलिए इसका नाम क्या है, एक कंटिनेंट को पूरा आर पार कर दिया है, तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल ऑस्ट्रेलियन रेलवे, याद रखिएगा इसको। दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ कंट्री। They were constructed for economic and political reason to facilitate long run in different direction. They are essential for transportation of not only passenger but mainly of freight. ट्रांसकॉन्टिनेंटल साइबेरियन रेलवे, है ना। अब देखो, मैंने ट्रांसकॉन्टिनेंटल साइबेरियन रेलवे के बारे में भी आपको बताया है, जो रसिया में है, व्लादिवोस्टोक से लेकर कहां तक जा रहा है, मॉस्को तक। मॉस्को के ही नीचे एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। आप पढ़े होंगे रशियन रिवॉल्यूशन में क्लास 9th में, अभी तो आप 12th में आ गए हैं, है ना। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम ही पहले क्या था, पेट्रोग्राद, पेट्रोग्राद की क्रांति पढ़े हैं ना आप लोग, पेट्रोग्राद। तो उसको हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, इसको हम क्या बोलेंगे। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के 2 एग्जांपल आपके सामने हो गए, एक कौन सा, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, और एक आपने पढ़ा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे में, पीछे मैं बना कर ही पढ़ाया हूं, है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमी में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों, क्योंकि एक देश को पूरी तरह से ये जोड़ रहा है। जो भी इसके महत्वपूर्ण शहर है वो आकर किसी न किसी नोड में जुड़ जाएंगे। देखो जो रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है, नोड है, वो क्या है, नोड है। जैसे देखो एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शहर यहाँ पे क्या है, मेलबर्न है, मेलबर्न आके सिडनी में जुड़ गया है। ऐसे जो भी छोटे मोटे इंपॉर्टेंट शहर होंगे, गांव दराज के एरिया होंगे, इस नोड में आकर कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपने ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के 2 एग्जांपल पढ़ा, एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे और एक ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। आपका याद रखिएगा, आपका रेलवे हाईवे दोनों एक साथ तैयार होते चल रहा है। यूनियन पैसिफिक रेलवे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अमेरिका में है ये,
दिस रेलवे कनेक्ट न्यूयॉर्क टू अटलांटिक कोस्ट टू सैन फ्रांसिस्को ऑन द पैसिफिक कोस्ट। याद रखो ये इतना महत्वपूर्ण रेलवे है कि न्यूयॉर्क को कहां कनेक्ट कर रहा है, लाकर सैन फ्रांसिस्को से। देखो ईस्ट को एकदम वेस्ट से, और ये दोनों अमेरिका के ये दोनों महत्वपूर्ण शहर है नॉर्थ अमेरिका के, यूएसए के सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं ये। पहला क्या, न्यूयॉर्क जो ग्रेट झील के ऊपर बना हुआ है, ग्रेट झील है ना, ग्रेट लेक जिसको हम कहते हैं, और सैन फ्रांसिस्को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है ये, और इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, कोस्टल रीजन के बगल में है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर अमेरिका का है। उसका नाम क्या है, यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। बताओ इतना लंबा रेलवे, एक जगह से एक छोर से दूसरी छोर। अब देखो कई सारे नोट्स हैं यहाँ पे, नोट्स दिख रहे हैं रेड कलर में, नोट्स आपको बताने की जरूरत है नहीं, मैं बता दिया हूं। तो सभी महत्वपूर्ण शहर आकर कहीं ना कहीं इस नोट्स में मिले होंगे। जैसे देखिए नाम भी दिया हुआ है, क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवान, ओगडेन एंड स्क्रामेंटो। द मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपोर्ट ऑन दिस रूट आर ऑक्स, ग्रेन, पेपर, केमिकल एंड मशीनरी। यहाँ से मैक्सिमम चीजें क्या ट्रांसपोर्ट किया जाती है, तो ओर्स, जो भी ओर है। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन ओर है इस वाले क्षेत्र में, न्यूयॉर्क के इस वाले रीजन में आयरन ओर ज्यादा है। तो आपको ओर्स देखने को, ग्रेन जो भी कुछ खाने पीने का सामान, पेपर वगैरह, केमिकल वगैरह, मशीनरी वगैरह ट्रांसफर होती, क्योंकि दोनों इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है, सैन फ्रांसिस्को भी और न्यूयॉर्क भी। इसके बारे में मैंने आपको अभी भी बताया है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है ना, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे ऑस्ट्रेलिया, सॉरी द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कहां से कहां तक, सिडनी से लेकर कहां तक, पर्थ तक। अब देखिए डार्विन एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे जगह है ऑस्ट्रेलिया में। देखो बीच में कहीं नहीं, बहुत ही सारे कोस्टल रीजन नहीं, सारे शहर दिखेंगे आपको, बीच में कोई शहर आपको नहीं दिखेगा। अब देखो मेलबर्न भी आकर यहाँ सिडनी से कनेक्ट हुआ है, एक ग्रैम्पियंस इंपॉर्टेंट शहर है, ये भी आके कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे डार्विन देखो आके सीधे ऐसे कनेक्ट हो गया है, कूबर पैडी कनेक्ट हुआ है। तो ये सारे नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो है वो याद रखिएगा, नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब दो नाम तो आपको याद होना चाहिए। पहला क्या, पर्थ, और दूसरा नाम क्या, सिडनी, और तीसरा नाम मेलबर्न, मेलबर्न। और कुछ और इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, जैसे आपका डार्विन, कैथरीन, ऊपर डार्विन और कैथरीन, यहाँ पे आपको ग्रैम्पियंस, ग्रैम्पियंस आपको याद होना चाहिए। तो ये बता दिया। पासिंग थ्रू, देखिए यहाँ पे नाम भी तो दिया हुआ, पासिंग थ्रू कलबुर्ली, ब्रोकन हिल एंड पोस्ट अगस्ता। इनका कलबुर्ली है ना, ब्रोकन हिल, यहाँ पे पोस्ट अगस्ता आपको दिखेगा। पोस्ट अगस्ता किधर गया, नहीं दिया हुआ है, आपने नहीं दिया। हाँ जितना नाम मैं बता दिया उतना ही बहुत है, आप याद कर लिए। डार्विन जरूर, डार्विन भूलिएगा मत। ओरिएंट एक्सप्रेस, ओरिएंट एक्सप्रेस ये आपका यूरोप में है। ओरिएंट एक्सप्रेस जो कहां से कहां तक स्टार्ट होता है, फ्रांस के पेरिस से लेकर, लिख लीजिए पेंसिल से, ओरिएंट एक्सप्रेस फ्रांस के पेरिस से लेकर स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया है ना, ये हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया होते हुए ये इस्तांबुल तक जाता है, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल तक। कौन सा रोड, ओरिएंट एक्सप्रेस। फ्रांस की राजधानी पेरिस से होते हुए देखो स्विट्जरलैंड में गया, स्विट्जरलैंड होते हुए ऑस्ट्रिया में गया, जर्मनी के ठीक नीचे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया में गया, ऑस्ट्रिया से होते हुए आपका यहाँ पे बुदापेस्ट, हंगरी की राजधानी है ना, बुदापेस्ट होते हुए रोमानिया में निकला। और देखो सबकी राजधानियों को ये टच करते हुए जा रहा है। रोमानिया के बाद बुल्गारिया गया, बुल्गारिया के बाद ये कहाँ आ गया, ये तुर्की आ गया, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में ये खत्म हो जाता है ना। ओरिएंट एक्सप्रेस कहां से कहां तक है, पेरिस से लेकर फ्रांस की राजधानी पेरिस से लेकर तुर्की की राजधानी इस्तांबुल तक, ठीक है ना, भूलिएगा मत इसको। दिस लाइन रन फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल पासिंग थ्रू स्ट्रासबर्ग, मुनीच, वियना, बुदापेस्ट एंड बेलग्रेड। आपने बेलग्रेड सम्मेलन सुने होगा है ना, ट्रीटी ऑफ वियना आपने पढ़ा होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट शहर हैं, आपको याद रखने हैं। द जर्नी टाइम फ्रॉम लंदन टू इस्तांबुल बाय दिस एक्सप्रेसवे is now reduced to 96 hours as against 10 days by the sea route। पहले के समय में क्या होता था कि पेरिस से अगर कोई इस्तांबुल जाना होता था तो पेरिस का, फ्रांस का और स्पेन का चक्कर लगाते हुए लोग मेडिटेरियन सी में एंट्री लेते थे, फिर जाके आते थे तो इनको कितना दिन लग जाता था, 10 दिन लग जाता था समुद्र से जाते वक्त। लेकिन ये हाईवे बन गया तो ऊपर ऊपर ये लोग निकल जाते हैं। आई होप आप लोग समझ में आ रहे होंगे, दिमाग आप, मैप आपके दिमाग में होगा, नहीं होगा तुरंत बताएगा, मैं मैप बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। ये फ्रांस आपको पता है कहाँ है ना, एकदम वेस्टर्न साइड में, यूरोप के वेस्टर्न साइड में। चलिए हमको आपकी शक्ल देख के लग रही है कि हमको थोड़ा सा बताना पड़ेगा।
ऐसे मुंडी मत हिलाया करो, जहां भी कंफ्यूजन हो तुरंत बोल दिया करो। देखो मान लो ये आपका यूरोप है, मैं यूरोप नॉर्मली ऐसे मैंने बना दिया यूरोप, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए आपका यूरोप है, ये यूरोप मैंने यहां खत्म किया। ये क्या है आपका, ये मान लो अफ्रीका है, ये बीच में मेडिटेरेनियन सी है, यहां पे आपका इस्तांबुल है। तो पहले लोग यहां फ्रांस से इस्तांबुल कैसे, मतलब जो भी गल्फ कंट्री है कैसे जाते थे, तो यहां से निकलते थे नॉर्थ अटलांटिक सी में, नाव के माध्यम से वो ऐसे आते थे, नाव के माध्यम से वो ऐसे आते थे और फिर एंट्री लेते थे किसमें, मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में। तब जाके होते हुए ऐसे पूरा होते हुए कहां वो आते थे, इस्तांबुल आते थे। लेकिन जब ये ओरिएंट एक्सप्रेस बन गया है तो ये पेरिस से ही निकलते हैं, बुदापेस्ट, बेलग्रेड, वियना होते हुए डायरेक्ट कहां पहुंच जाते हैं, इस्तांबुल। तो ये आपका आसान हो गया है, सिंपल समझ लो, ये डिस्टेंस है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, समझ में आ गया। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये डिस्टेंस है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, आधा रास्ते पे ये। तो पहले 10 दिन लगता था, अब यहाँ लगभग लोग 96 घंटे में ये लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। समझ में आ गया सबको। कोस्टल शिपिंग, किसी भी देश के लिए कोस्टल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ा कोस्टल एरिया आपको अमेरिका, चाइना और इंडिया के पास ही देखने को मिलेगा, अफ्रीका के पास, सॉरी अफ्रीका तो हम लोग भूल ही गए, इतना बड़ा कंटिनेंट है ना। कोस्टल एरिया, कोस्टल शिपिंग इज अ convenient mode of transportation with long coastline. Example USA, China, India, Schengen state in Europe are most suitably placed for coastal shipping, connecting one member coast with the other. If probably developed coastal shipping can reduce the congestion on land route. अब ध्यान समझो, कोस्टल शिपिंग का मतलब क्या होता है कि आप कहीं भी कोस्टल या बहुत बड़े बड़े आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जहां हर देश के बड़े बड़े जहाज आके रुकते हैं। और ऐसा नहीं किसी देश का जहाज आ रहा था आप उसे भगा देंगे, नहीं, क्योंकि आपका भी जहाज उस देश में जाएगा। तो व्यापार बहुत लंबा ऐसा व्यापार होता है ना जो नॉन पेरिशेबल, सॉरी जो पेरिशेबल थिंग्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं। पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है नष्ट होने वाला कोई भी सामान जो आसानी से नष्ट किया जा सके, है ना। पेरिशेबल गुड्स को पहुंचाने के लिए सी रूट और एयरवेज एक अच्छा माध्यम है, कॉस्टली है लेकिन अच्छा माध्यम है। जैसे मान लीजिए आपको शीशा पहुंचाना है बहुत लंबे दूर तक, मार्बल पहुंचाना है तो मार्बल पेरिशेबल है, इजीली टूट जाएगा। अब लोहा पहुंचाना है तो उसके लिए इसकी जरूरत है नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, 2-4 नाम याद रख लेंगे और ईटीसी लगा देंगे, बात खत्म। अब यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी आ जाएगी डैन्यूब रिवर, डैन्यूब वाटरवेज, है ना। वाटरवेज डैन्यूब का याद रखिएगा। अब ये कहां से कहां तक है, होलैंड से लेके हंगरी तक, है ना। ये जर्मन, अब आपको याद क्या रखना है, कौन कौन से देश को डैन्यूब रिवर टच करती है ना। दिस इंपोर्ट इनलैंड वाटरवेज, अब देखो इंपोर्ट इनलैंड वाटरवेज का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो ये समझो इनलैंड वाटरवेज क्या है, कौन सा वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज। कभी कभी क्या होता है ना कि हम समुद्र के पानी को भी अपने देश में नदियों का रूप दे देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा सी, ऊपर आपको नॉर्थ यूरोपियन सी दिखेगा। यहाँ से हमने रास्ता बनाकर समुद्र ही क्या हो गया है, जल के रूप में पूरा यूरोप में फैल गया है। ये अपने आप हुआ है। तो इनलैंड ऐसे नदियों को जो समुद्र के पानी नदी का रूप ले लेती है, ऐसी नदियों को हम क्या बोलते हैं, इनलैंड वाटरवेज, है ना। तो यहाँ पे इनलैंड वाटर, और देखो ये भी जो जिन भी नदियों में ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो भी इनलैंड वाटरवेज के अंदर वो भी आ जाती हैं। यूरोप इतना अच्छा जगह है, उसने अपनी सभी नदियों को वाटरवेज का रूप दे दिया है, इसीलिए वहां की सड़कों पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। लगभग यूरोप में सबके पास अपनी अपनी बोट है, वो अपने बोट पे बैठते हैं, निकल जाते हैं एक देश से दूसरे देश। अब ध्यान से देखो, कोई आदमी यहाँ पे तो राइन रिवर है, अभी राइन रिवर के बारे में पढ़ाया आपको, नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ा देंगे। डैन्यूब के बाद आपको राइन पढ़ा, इसी में राइन भी बता देंगे आपको। अब देखिए, ये यहाँ पे कोई व्यक्ति अपने नाव पे बैठा आराम से होते हुए अपना ये पूरे दुनिया भर के देश को ये टच कर देगा, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा किस चीज का हम ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो व्हीट, मेज, टिम्बर, मशीनरी, अंडरलाइन लिख लीजिएगा, व्हीट, मेज, टिम्बर और कुछ मशीनरी। यही पे बेटा एक राइन नदी है।
राइन नदी कहां से कहां तक जाती है? तो आपका ऊपर नीदरलैंड से लेकर स्विट्जरलैंड तक 6 देशों को टच करती है। नोट कर लीजिएगा, फ्रांस, लिंचेस्टेन, है ना, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। आपको भूलना नहीं है, फ्लाइंग लिख लीजिएगा। लिख लिए आप लोग राइन रिवर। चलिए ये टॉपिक आपका खत्म हुआ। वोल्गा वाटरवे, वोल्गा कहां पे है? रसिया में है। बहुत इंपॉर्टेंट है वोल्गा भी, रसिया की सबसे खूबसूरत नदी है वोल्गा। यूरोप एक तो सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ठंडी जगह से निकलती है, एकदम ऊपर से आती है। देखिए वोल्गा रिवर, है ना, वोल्गा रिवर आपकी यहाँ से आएगी, राइबेनिस्क रिजर्वायर में आकर मिलती है। वहां से होते हुए वोल्गा रिवर कहाँ चली जाएगी? कैस्पियन सी में मिल जाएगी। कहाँ पे मिल जाएगी? कैस्पियन सी में, है ना। ये यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वोल्गा रिवर, है ना। काफी ठंडे क्षेत्र से आती है और यूरोप की बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर है, वही महत्वपूर्ण रीजन है बहुत ही। और ये आकर मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 11,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपके सिलेबस में भी तो नहीं है, आप अन्य नदियों की भी लंबाई वगैरह देख लीजिएगा, है ना। जैसे राइन की लंबाई देख लीजिएगा, डेन्यूब की लंबाई देख लीजिएगा, ये अन्य रिवर की भी लंबाई आप देख लीजिए। और हाँ, जितने भी रेलवे हैं उनकी लंबाई आप देखिए कितना लंबा है। जैसे कि ये बोर्ड के लिए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपके नॉलेज में ये चीजें होनी चाहिए। नहीं मिलेगा तो आप गूगल कर लीजिएगा, है ना। तो नोट कर लीजिए, जितने भी हाईवेज हैं, जितने भी रेलवे हैं, हो सकता है बोर्ड में पूछ दे, आपको आंसर लिखने में आसानी हो जाए। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया वोल्गा रिवर के बारे में। और द वोल्गा मॉस्को कैनाल कनेक्ट विथ मॉस्को रीजन एंड द वोल्गा डॉन कैनाल विद द ब्लैक सी। अब देखो, द वोल्गा वास्को कैनाल, यहाँ पे एक कैनाल भी बनाया हुआ है, वोल्गा मास्को कैनाल, है ना। एक वोल्गा डॉन कैनाल, जिसको हम डॉन कैनाल के नाम से जानते हैं, जो किसको कनेक्ट कर देता है? वोल्गा को ब्लैक सी से कनेक्ट कर देता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कैनाल बनाकर इस वोल्गा नदी को किससे कनेक्ट कर दिया? ब्लैक सी से कनेक्ट कर दिया है। तो आपकी बुक में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। आप है बुक में? अगर बुक में है तो याद कर लीजिएगा। और उस कैनाल का नाम भूलना नहीं है किसी को, डॉन कैनाल। कैनाल से हम क्या करते हैं? कैनाल के माध्यम से हम समुद्र को नदी में जोड़ देते हैं, समुद्र को समुद्र से जोड़ देते हैं। जैसे रेड सी को हमने जोड़ा किसमें? मेडिटेरेनियन सी में। किसके माध्यम से? स्वेज कैनाल के माध्यम से। अटलांटिक सी को हमने पैसिफिक सी में ऐड किया, किसके माध्यम से? पनामा कैनाल के माध्यम से। पनामा कैनाल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, ऐसे मॉस्को के पनामा शहर में बना हुआ है, पनामा देश में। तो आप उसको देख सकते हैं। और अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है मिसिसिपी वाटरवे। भूलना नहीं है इसको, मिसिसिपी। स्पेलिंग में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, MISSISSIPI, भूलना नहीं, डबल PI, सॉरी, भूलना नहीं है इसको। मिसिसिपी रिवर देखिए आपकी कितनी लंबी रिवर है, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में आकर मिल जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिसिसिपी ओहियो वाटरवे कनेक्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द यूएसए विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ। लार्ज स्टीमर्स कैन गो थ्रू दिस रूट अप टू मिसिसिपी। मिसिसिपी आपका देखो एकदम नॉर्दर्न यूएसए के एकदम नॉर्दर्न पार्ट से निकलती है और सीधे कहां तक आ जाती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको से, गल्फ ऑफ मैक्सिको तक ये आ जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है, एकदम भूलना नहीं है ना। अच्छा, एक चीज और है, ये लेक बहुत अमेरिका में एक आपको लेक दिखेगा। जो अमेरिका मैप देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह का एक लेक दिखेगा। ये बहुत जियांट लेक है, बहुत ही भव्य, बहुत बड़ा लेक है। इसको हम कहते हैं ग्रेट सुपीरियर लेक, है ना, ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। 5 इसमें झील एक ही झील में आपस में कनेक्ट है। कौन कौन सी? लेक सुपीरियर, लेक मोहिगन, लेक इरे, लेक ओंटेरियो, है ना। तो बहुत बड़ी झील है, सबका नाम आप याद कर लीजिए। ग्रेट लेक में कितनी झीलें हैं, है ना। ओंटेरियो है, सुपीरियर है, एरे है, ग्रेट सुपीरियर है, सबका नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला टॉपिक आपका आ गया, है ना। अब हम क्वेश्चन आंसर के साथ इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस चैप्टर में आपको कभी भी कहीं कोई दिक्कत लगे तो तुरंत जो है क्या करना है? तुरंत क्वेश्चन रेज करना है कि सर प्रॉब्लम हो गई, बता दीजिए, या फिर एक बार और बता दीजिए। तो थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में बताने का प्रयास करूंगा। एक थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, इलुसिडेट द स्टेटमेंट। अच्छा देखो, मैंने आपको कहा था ना, जब आंसर राइटिंग सिखाऊंगा तो कुछ ऐसे टर्म आएंगे, इलुसिडेट, जस्टिफाई, आर यू एग्री, है ना। तो ये जिस तरह आंसर लिखा हुआ है मैं इससे एग्री नहीं हूं, मैं अपना तरीका बताऊंगा, वैसे ही आंसर लिखना आप लोग। In well management transport system, various modes complement each other, है ना। जहां भी वेल मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट होता है वहां भी दुनिया भर के हमको आपस में एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट करते हुए कई सारी चीजें नजर आने लगती हैं,
उसी क्वेश्चन को एक तरह से और घुमाकर पूछा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ से हमको क्या, इस क्वेश्चन से हमको क्या सीखने को इस चैप्टर में मिलेगा कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्स क्या क्या है ना। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस और फैसिलिटी बाय विच पर्सन एंड गुड्स कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग ह्यूमन, एनिमल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स। सच मूवमेंट टेक प्लेस ओवर लैंड, वाटर एंड एयर। अब समझो आपका चैप्टर शुरू हो गया है। अभी ऊपर हमने इंपॉर्टेंट रेलवे, नदियां वगैरह देखा, अब ये चैप्टर ट्रांसपोर्ट, फिर आ जाएगा आपका हाईवेज वगैरह से करके खत्म हो जाएगा लास्ट में। ट्रांसपोर्ट एक ऐसी सर्विस या फैसिलिटी है जिससे ह्यूमन बीइंग या उनके कोई भी गुड्स या कमोडिटीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसमें हम किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया भर के व्हीकल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जरिया कोई भी हो सकता है। लैंड रूट हो सकता है, वाटर रूट हो सकता है, एयर रूट भी हो सकता है। Transport and communication are known as lifeline of national economy as they have an important role in the production and distribution of goods and services across the country। ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी कि बहुत ही ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत ही किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा माना जाता है। They provide service of trade and commerce between people, which is very important for development of it। अब देखो, सर्विस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, बाय एंड सेल, है ना। लोगों के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स का काम करता है। ये डेवलपमेंट को भी दर्शाता है कि वहां की सिविलाइजेशन काफी डेवलप धीरे धीरे हो रही है, लोगों का जीवन आसान होने लगता है। ट्रांसपोर्ट इज नॉट जस्ट अ मूवमेंट ऑफ पीपल, इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेस टू सोसाइटी। ये केवल ट्रांसपोर्ट क्या है, एक लोगों का एक जगह से दूसरी जगह केवल आवागमन नहीं है, ये सोसाइटी की इकोनॉमी पे भी बहुत असर डालता है। A well connected transport network is helpful in industrial sector to transport the raw material from mines to industry and finished product to the market। ये इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपोर्ट, कि रॉ मटेरियल कहाँ चला जाएगा, आसानी से इंडस्ट्री में चला जाएगा, और इंडस्ट्री से वो फिनिश गुड होके मार्केट में आसानी से चला जाएगा अगर ट्रांसपोर्ट वेल डेवलप रहा तो, अगर रोड वगैरह हाईवे हमारे अच्छे रहे तो। अ गुड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम सर्व एज अ लिंक बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ये आपको लाइन बहुत अच्छे समझ में आ रही है, प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच एक अच्छा लिंक बनाता है। प्रोडक्शन का मतलब कहीं कोई चीज कहीं से प्रोड्यूस हो रहा हो, कहीं से बन रहा हो। अब कोई चीज बन के तैयार हो गई तो उसको कंज्यूम होने के लिए कंज्यूमर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कंज्यूमर के पास कैसे जाएगा, व्हीकल से जाएगा। वो माध्यम कोई भी हो सकता है, एयरवेज भी हो सकता है, वाटर वेज भी हो सकता है, लैंड रूट भी हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी रहेगी तो हम अपने फिनिश्ड गुड को लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंचा पाएंगे। कम्युनिकेशन का मतलब वही याद रखना, इंटरनेट, फोन, टेलीफोन से बात करना, मैसेजेस करना, किसी से एक दूसरे से बात करना ही क्या है, कम्युनिकेशन है। A good communication system is very helpful in global understanding। लोगों को समझने में कम्युनिकेशन सिस्टम, आप आजकल देखिए, आजकल तो टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन इतना एडवांस हो गया है कि आप चाइना में जाइए, आप हिंदी में बोलिए, उसे चाइनीज में सुनाई देगा। समझ में आ रहा है? आप अमेरिका में जाइए, आप हिंदी में बात करिए, वो इंग्लिश में अपनी भाषा में वो आपकी बातों को सुन रहा होगा। एआई के माध्यम से कुछ भी पॉसिबल है। तो आपने देखा क्या, सिंपल सी भाषा में कहूं कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, तो यही सारे समझ में आ गया। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वेस्ट टू ह्यूमन एज अ कैरियर एंड केबल वे ऑफ टुडे। अच्छा देखिए, शुरुआती दौर में लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना। पैदल जाते थे लोग लंबा समय, फिर धीरे धीरे घोड़ा गाड़ी आया, ट्रैक्टर वगैरह आया, ट्रैक्टर से लोग सामान, फिर ट्रेन आया जब, है ना। उसके बाद क्या आया, ये जहाज का भी निर्माण हो गया, पानी वाले जहाज का। उसको और इजी बनाने के लिए लोग क्या एरोप्लेन आ गया। तो धीरे धीरे पहले पालकी डोलीज वगैरह हुआ करते थे, रेलवे आया एक इंपॉर्टेंट जो माध्यम आया लोगों को जीवन को फास्ट बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अपने मन से बनाकर दे सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको फ्लो कर दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक बहुत ही अच्छा रिवॉल्यूशन हुआ है। ह्यूमन बीइंग आज से लगभग 6 मिलियन ईयर एगो, 6 मिलियन ईयर एगो कैसा था, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, है ना। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा, वहां पे चक्का वगैरह का खोज होने लगा, चक्का बैलगाड़ियां मिलने लगी। धीरे धीरे अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने रेलवे का निर्माण भारत में किया। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखिए, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। अब देखो एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। जितना ज्यादा मेटल रोड आप देखेंगे ना, उतना ज्यादा आपको एक्सीडेंट भी दिखेगा। ये क्या एक तरह का डिसएडवांटेज है। दे प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। मेरिट्स, अगर हम पहले क्या देखेंगे, मेरिट्स ऑफ रोड, है ना।
तो हिस्से में क्या प्रोवाइड होता है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड हो जाता है। रोड्स आर इजी टू कंस्ट्रक्ट, दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन रफ टेरेन्स एंड फॉरेस्ट एरियाज, है ना। रोड क्या होता है, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। ये टेरेन, किसी भी टेरेन में बनाया जा सकता है। टेरेन का मतलब कोई भी ऊंचा ऊंच किसी भी जगह बनाया जा सकता है, या किसी भी फॉरेस्ट एरिया को काटकर हम रोड का निर्माण कर सकते हैं। द रोड ट्रांसपोर्ट इज वेरी सुटेबल फॉर पेरिशेबल एंड ब्रेकेबल गुड। पेरिशेबल का मतलब जो चीज नष्ट हो जाए। पेरिशेबल और ब्रेकेबल गुड्स के लिए रोड ट्रांसपोर्ट काफी सुटेबल माना जाता है। आराम से अपने सामान को रख के भेज सकते हैं ताकि वो नष्ट ना हो। दे आर चीपेस्ट, बहुत सस्ता होता है। दे आर अवेलेबल 24 आवर, 24 घंटे हमको रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। दे नीड फ्यूअर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंस्ट्रक्शन एंड कंपेयर टू रेलवे। रेलवे की अपेक्षा बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका डेवलपमेंट हो जाता है, ज्यादा ये खर्चीला भी नहीं होता है। रेलवे बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। इससे भी ज्यादा खर्चीला कौन होता है, एक्सपेंसिव, एयरवेज और आपका वाटरवेज, ये सारे एक्सपेंसिव होते हैं। डीमेरिट क्या है, अब देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट इज बैडली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर। ये बहुत ज्यादा ना पेचीदा होता है। एक रोड आके दूसरे रोड से जुड़ गया, कहां से कहां निकलना है ऐसे, तो ये थोड़ा सा इसको टर्म नाम दिया गया है, फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर इसका होता है। देखिए ये देखिए, अब आ गया यहाँ पे क्या हो गया, एकदम नैरो, क्योंकि अगल बगल घर है तो यहाँ पे क्या रोड हो गया, नैरो हो गया, है ना। तो थोड़ा सा फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर इसका होता है, ये डीमेरिट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड टू मेंटेन रोड माउंटेन एंड डेजर्ट एरिया। जैसे मान लो कोई माउंटेन एरिया है, वहां पे रोड बने हुए हैं, डेजर्ट एरिया में रोड बने हुए हैं, तो थोड़ा उसको मेंटेन करना बड़ा कठिन हो जाता है। रोड्स आर नॉट कंस्ट्रक्टेड इन फ्लड प्रोन एरियाज। रोड वहां नहीं बनाया जा सकता है जहां पे बाढ़ आती रहती है, क्योंकि बाढ़ आएगी, पानी जमेगा रोड पे, तो कंक्रीट वगैरह क्या होंगे, निकल जाएंगे उसके तार में से। दे नीड हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंस्ट्रक्शन। बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। आप देखे होंगे जहां रोड का निर्माण होता है ना, बहुत ज्यादा। ड्यूरिंग रेनिंग दे गेट डैमेज एंड बिकम अनमोटरेबल। अनमोटरेबल का मतलब आने जाने योग्य नहीं रह जाता, वहां पे गाड़ियां मोटरसाइकिल वगैरह नहीं चलाई रेनी डे के टाइम में। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रोड पर व्हीकल इज मच लोअर देन रेलवे। कैरिंग कैपेसिटी काफी कम होती है, आप रोड पर सामान कम ले जाकर जा सकते हैं, लेकिन रेलवे में आप बहुत हैवी टन के देखे होंगे आप, बोगियां होंगी, उसमें दुनिया भर का लदा होगा कोयला या जो भी कोयला वगैरह होता है, तो उसकी अपेक्षा मोस्ट ऑफ द सिटी रोड फेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक आपको बहुत ज्यादा रोड पे देखें। अब बताओ एयरवेज में कौन सा ट्रैफिक है, अरे हवाई जहाज लो लेके उड़ जाओ, नेविगेशन मालूम होना चाहिए, है ना, आपके पास रडार वगैरह होना चाहिए केवल। सजेस्ट स्टेप फॉर बेटर अर्बन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन, है ना। पूछा गया है, बोला गया है कि एक बढ़िया एक सजेस्ट करिए क्या कि आपका अर्बन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन काफी अच्छा हो। पहला क्या है, मास रैपिड ट्रांजिट फॉर बेटर अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉलोइंग कैन बी। जैसे आप मास एमआरटी को भी हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, इंप्रूव पब्लिक बस सर्विस। पब्लिक बस सर्विस को आप इंप्रूव। अब तुम सोचो सर एमआरटी क्या होता है, रेलवे रोडवेज का ही एक माध्यम है जिसमें हम तय करते हैं कि कोई चीज कहाँ जा रही है, कोई सर्विस। जैसे मान नहीं होता है, तुम जाते हो गाड़ी पकड़ने के लिए, अब गाड़ी पकड़ रहे हो तो किससे पूछो कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है ना, तो वहाँ पे भीड़ ज्यादा लग जाती है उस टाइम पे। तो ये लाल बत्ती दुनिया भर का जो रूल वगैरह होता है सारे एमआरटी के अंदर आ जाएंगे। इंप्रूव पब्लिक बस सर्विसेज, है ना, लोगों का ये पब्लिक बस सर्विस इंप्रूव कर दीजिए। एक्सप्रेसवेज को अच्छा बनाइए, कार पूल बनाइए, हायर पार्किंग फी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट भी कौन सा सिस्टम बनाती हो, तो आप अपने मन से बनाकर इसका आंसर दे सकते हैं। वाटर हाईवे एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस विद एग्जांपल। हाईवेज क्या होता है, हाईवेज आर 80 मीटर वाइड रोड। कोई भी रोड जो 80 मीटर, कम से कम कितना चौड़ा हो, 80 मीटर, तो वो क्या कहलाएगा, हाईवे कहलाएगा। 80 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट हाईवे होने के लिए कितना मीटर चौड़ा होना होगा उसको, 80 मीटर, या कहीं कहीं आप किसी किताबों में आपको 90 मीटर भी देखने को मिलेगा। हाईवे का डेफिनेशन देख लीजिएगा, डिस्टेंस पार्ट को आपस में जोड़ता रहता है। दे हैव सेपरेट ट्रैफिक लेन। कोई भी हाईवे होगा उसका सेपरेट ट्रैफिक लेन होगा। अगर गाड़ी इधर से जा रही है तो कोई गाड़ी उधर से आएगी नहीं, उधर से आने के लिए ये वाला लेन होगा। ये एक हाईवे की है वो है। ब्रिज, फ्लाई ओवर एंड डुअल कैरियर एक्सेट्रा आर फीचर ऑफ हाईवे। हाईवे में आपको जगह जगह पे ब्रिज दिखेगा। अगर आपको हाईवे को पार करना है, मतलब इस पार से इस पार जाना है, तो आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं, थोड़ा और आगे देखिए आपको ब्रिज दिखेगा। आप ऐसे घूम के जाइए, ब्रिज पे चढ़ के आप इधर चले जाइए। यहाँ देखिए यहाँ से एक रास्ता टर्न हुआ है, इधर से अगर मान लो आपको इधर जाना है तो आप ऐसे नहीं जा सकते हैं,
आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से ऐसे जाकर इस पे चढ़ना है, चढ़ के उस साइड निकल जाना है। एक इसका ये फीचर है। इन डेवलप्ड कंट्रीज एवरी सिटी एंड पोर्ट टाउन इज लिंक्ड बाय हाईवे। हर डेवलप्ड कंट्री में आपको हर शहर और हर जो है पोर्ट वगैरह बंदरगाह जैसे एरिया आपको हाईवे से लिंक मिलेंगे। अब देखो, राइट अ नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के हाईवे का इंपॉर्टेंट आपको लिखना है। तो नॉर्थ अमेरिकन हाईवेज में आपने कितने हाईवेज पढ़े हैं वो देख लेंगे। सबसे पहले इन नॉर्थ अमेरिका हाईवे। तो अब देखो, अब तुम्हारा धीरे धीरे उस चीजों टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है ये क्या, नॉर्थ अमेरिकन हाईवे को भी ये एक्सप्लेन करेगा। यहाँ देखते हैं, इन नॉर्थ अमेरिका हाईवे डेंसिटी इज हाई। बहुत ज्यादा हाई हाईवे। अब आप देखेंगे जितना भी शहर डेवलप्ड होगा उसकी डेंसिटी हाईवेज की ज्यादा होंगी। अबाउट 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। हर स्क्वायर किलोमीटर पे आपको लगभग आधा किलोमीटर की आपको हाईवे देखने को मिलेगी। इतना ज्यादा उसकी डेंसिटी है। समझ पा रहे हो ना? मतलब इतना ज्यादा हाईवे। देखो ये हाईवे का जंजाल देखो, जिस तरह शरीर में नसें बहती हैं उस तरह यहाँ पे अमेरिका में हाईवे है। जो भी ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, सब के सब क्या है, हाईवे है सारे। हर राज्य से जुड़े हुए हैं ये, है ना। विद इन 20 किलोमीटर फ्रॉम हाईवे सिटीज लोकेटेड पैसिफिक कोस्ट। और जितनी भी कोस्टल एरिया, अटलांटिक कोस्ट। और अटलांटिक कोस्ट का मतलब देख रहे हो ना, अटलांटिक कोस्ट समझ रहे हो कौन सा है ना, यूरोप के वेस्टर्न वाला और अमेरिका के ईस्टर्न वाले जो भी नदी है वो क्या, कौन सी, जो भी समुद्र है कौन सा है, अटलांटिक ओशन है। और अमेरिका के वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमने देख लिया नॉर्थ अमेरिकन हाईवे, हमने पढ़ लिया। दूसरा हाईवे क्या है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे। ये एक इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी नहीं बताया था। अब देखिए, ट्रांस कनाडा, यूएसए के ठीक ऊपर कौन सा देश है, कनाडा। कनाडा में विक्टोरिया से लेकर और सेंट जॉन तक एक हाईवे जाता है, उसको हम कहते हैं क्या, ट्रांस कैनेडियन हाईवे, है ना। यहाँ पे देखो, ये आपको विनीपेग दिख रहा है, विनीपेग शहर को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा मैप में, जहां मैप होगा, है ना। विनीपेग लिख लीजिए, WINNIPEG। विनीपेग से ही एक नदी जाती है जो कहां मिल जाती है, सुपीरियर लेक में। सुपीरियर लेक से वो कहां जाएगी नदी, कहां जाएगी, मिसिसिपी। ये वाला लेक कौन सा है, मिसिसिपी से कहां, हॉरियन, एरे से फिर कहां चली जाएगी, ऑन्टेरियो से आकर फिर इस हाईवे पे मिल जाएगी। आप इस लेक का पूरा नाम याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है। कहां से, द ट्रांस, ये कहां से, वैनकूवर इन ब्रिटिश कोलंबिया इन द वेस्ट। यहाँ पे वैनकूवर द्वीप दिख रहा है, द्वीप ये आइलैंड है, वैनकूवर आइलैंड। देखो ये कटा हुआ, बीच में समुद्र है ना। तो यहाँ से पुल बना दिया गया होगा, पुल से हाईवे चला गया होगा, इस एरिया से यहाँ पुल से गया है। यानी कि वैनकूवर आइलैंड से ये कहां तक जा रहा है आपका, सेंट जॉन सिटी ऑफ न्यू फाउंडलैंड। यहाँ पे एक जगह है सेंट जॉन सिटी, यहाँ तक जा रहा है ये। सोचो कितना बड़ा है ये। द अलास्कन हाईवे लिंक द एडमोंटन कनाडा एंड टू। अब देखो यहीं पे आपको अलास्का भी दिखेगा, अलास्का भी आकर यहाँ पे ऐड हो जाता है। अमेरिका का अलास्का यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब अलास्का पहले रसिया का हिस्सा था, अब किसका हो गया है, अमेरिका का हो गया है। आपको दिखेंगे कनाडा के बगल में, ऐसे कनाडा, उसके बगल में आपको ऐसे दिखेगा वो अलास्का शहर है, जो इस समय अमेरिका का है। एकदम कॉर्नर पे दिखेगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बुक लेकर आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक लेकर आइए, लाइए बुक। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, सॉरी ये तो अमेरिका कहाँ पे है, हाँ ये वाला जो हिस्सा है ये अलास्का का एरिया है, इधर ये अलास्का है, इस साइड आपका अलास्का, याद रखिएगा, है ना। तो बुक में जितने शहर दिए हुए हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए। कौन कौन से, वैंकूवर द्वीप इन ब्रिटिश कोलंबिया वेस्ट कोस्ट से लेकर टू सेंट जॉन सिटी ऑफ न्यू फाउंडलैंड। ये सेंट जॉन शहर तक आता है। और कौन से ये सिटी में है, तो न्यू फाउंडलैंड में है सेंट जॉन शहर, है ना। और देखो यहाँ पे, एंड द अलास्कन हाईवे लिंक एडमोंटन यानी कि कनाडा टू एंकोरेज अलास्का। कनाडा में एक और हाईवे है, कौन सी हाईवे, अलास्कन हाईवे। कहां से, एडमोंटन तक वो लिंक करती है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पैन अमेरिकन हाईवे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया है। पैन, देखो यहाँ पे पैन, देखो ये अलास्का बेटा, देखो ध्यान से देखो, अलास्का दिखा, ये अलास्का है। कनाडा के ठीक बगल में क्या है, अलास्का है। ये अलास्का है तो कनाडा सटा हुआ, अमेरिका देखो इससे कितना दूर है, अमेरिका कितना दूर है। लेकिन ये पहले रसिया का था, यूएस ने इसको खरीद लिया हुआ है, यूएसए ने खरीद लिया है। अब ये पैन अमेरिकन हाईवे आपका अलास्का के प्रुधोए बे से, प्रुधोए बे लिख लीजिए कहीं पे, PRUDHOE,
PRUDHOE, प्रुधोए बे, मैं लिख दे रहा हूं P, देखिए PRUDHOE, प्रुधोए बे से लेकर ये कहां तक जाता है, ये कहां तक जाएगा आपका, ये अर्जेंटीना तक जाएगा, पूरा एकदम नीचे तक जाएगा, पूरा पैनामा कैनाल होते हुए फिर नीचे अर्जेंटीना तक चला जाएगा ये, है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आपको। ये देखिए साउथ अमेरिका, पूरा सेंट्रल अमेरिका, यूएसए, कनाडा, ये सबको कनेक्ट करता है। साउथ अमेरिका का मतलब इस अमेरिका के नीचे वाला ही अमेरिका है ना, और लेकर सबको कनेक्ट कर देता है। एक इंपॉर्टेंट रोड और आपका लिखा हुआ है ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे, है ना। ये आपका है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ये कहां से कहां तक है, ये है आपका डार्विन से लेकर कहां तक, एडिलेड एसए तक, डार्विन से लेकर एडिलेड एसए तक, लिख लीजिए डार्विन से लेकर कहां तक, मेलबर्न का एक छोटा सा शहर है, हाँ देखो यहाँ पे ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे कनेक्ट डार्विन, जो नॉर्थ कोस्ट में जो डार्विन शहर है, एंड मेलबर्न वाया टेनेंट क्रीक एंड अलाइस स्प्रिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो नॉर्मली आप याद रखिएगा कि डार्विन से लेकर कहां तक है, एडिलेड ऐसे तक, यहीं से मेलबर्न का भी एक रोड जाकर जुड़ जाता है ना, नोट कर लीजिए इसको। यूरोप में देखिए हाईवे, यूरोपियन हाईवे देखिए कितना बड़ा लिंक है। यूरोप हैज अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल एंड वेल डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क, बट हाईवेज फेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन फ्रॉम रेलवे एंड वाटरवे। अब देखो यूरोप में ना हाईवे भी काफी डेवलप्ड है, वाटरवे भी काफी डेवलप्ड है। ये देखो पूरा एक हाईवे का जाल बिछा हुआ है, कहां से कहां। अब देखो ध्यान से, यहीं से ही एक हाईवे इंडिया तक भी आता है। ये मतलब लगभग पूरे यूरोप और एशिया को ये हाईवे कनेक्ट कर रखा है। ऐसा कोई नाम तो नहीं, बस हाईवे इन यूरोप, नॉर्मली इसे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये सारा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे वाटरवेज भी बहुत अच्छा है। वाटर यहाँ पे ना आप जाएंगे लोग पानी से, आप कोई यूरोप की मूवी देखिएगा, पानी से लोग, सबके पास एक यॉट होती है, सब अपनी जहाज से चलते रहते हैं, छोटी सी जहाज होगी, वाटरवेज का बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल करते रहते हैं। आपके बुक में थोड़ा बहुत होगा तो इसको पढ़ लीजिएगा। मॉस्को व्लादिवोस्तोक हाईवे, इसको आप देख लीजिए, व्लादिवोस्तोक से लेकर कहां तक ये हाईवे है, मॉस्को तक है। इसकी लंबाई आप देख लीजिएगा, है ना, लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए व्लादिवोस्तोक से लेकर कहां तक आया है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे भी यहां तक आया हुआ है, रेलवे हाईवे दोनों आपस में कनेक्ट कर रखा है। ये हाईवेज इन चाइना, इसको नोट कर लो, व्लादिवोस्तोक से लेकर मॉस्को हाईवे इन चाइना। ये देखो चाइना का अलग ही नखड़ा रहता है, इसका दुनिया भर का हाईवे, पूरा का पूरा क्या है जितने भी इसके मेजर शहर है, जैसे कौन कौन से, आपको सुंगसो दिखेगा जो वियतनाम की बाउंड्री पे है, शंघाई शहर दिखेगा जो बिल्कुल चाइना के एकदम सेंटर में है ना। साउथ में आपको दिखेगा गुआंचू दिखेगा, बेजिंग दिखेगा, ऊपर आपका बेजिंग है, नॉर्थ में आपका बेजिंग है ना। ये आपका हाईवे है आपका जो मेन सिटी जैसे चेंडू विथ हासा, तिब्बत का हासा है ना, ये सारा एरिया इसको जोड़े रखता है। तो ये आपको बस 2-4 लाइन ऐसे मालूम रखनी है। हाँ, अगर आप हाईवे को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इन सभी बातों को आपको रखना है, वर्ल्ड के हाईवे को। तो जरूरी नहीं आप सारे हाईवे को लिखें, 5-7 हाईवे लिख दीजिए, पॉइंट अगर आपके पास 1-1.5 पेज हो गया, आपका 8 नंबर क्लियर हो गया। कुछ मैप बना दीजिए, मैप बनाएंगे वही कुछ उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ में आ रहा है। इंडिया का हाईवे देखो, इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईवे है ये देखिए, जो इंडिया में सबसे, एक आपका श्रीनगर से लेकर ये हाईवे आपका कहां तक जा रहा है आपका, ये देखिए कन्याकुमारी तक, इसको हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड। ये आपको याद रखना है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड। ये NH44 है शायद, एक बार देख लीजिएगा, NH44 भी इसको कहा जाता है, गोल्डन NH7 है ये, एक बार चेक कर लेना। नहीं, हाईवे नंबर 7 हमको लगा ये वाला है, राइट है, ये वाला है। चलो ठीक है, एक बार देख लेना। और एक आपका रोड है सिचार से लेकर जाता है आपका कहां तक, गुजरात तक, सिचार से लेकर गुजरात, इसको हम कहते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और आपका एक रोड आपको और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको और देखने को मिलेगा, सॉरी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये वाला बेटा, ये आपका क्या है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ये आपका है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ तक। और ये आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट से वेस्ट का कॉरिडोर। और एक रोड आपको दिखेगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, NH44 शायद वही है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आप देखिए, ये वाला सुनो, इधर बात नहीं, दिल्ली से ऐसे होते हुए ये ऐसे आएगा, सूरत होते हुए ये रोड कहां जाएगा, इधर
बेंगलुरु साइड में, वहां से चेन्नई जाएगा, चेन्नई से कोलकाता जाएगा, कोलकाता से वापस आकर आगरा होते हुए दिल्ली में मिल जाएगा। देखो पूरे इंडिया को कितने जबरदस्त तरीके से घेरा हुआ है। तो ये तीन तो आपको एकदम याद होने चाहिए। ये तीन रोड कौन कौन सा, नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर, सॉरी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, कहां तक, सिचार, आसाम के सिचार से लेकर जाता है ये पूरा आपका यहां तक, सोमनाथ तक, पोरबंदर तक, सॉरी पोरबंदर तक, गुजरात के पोरबंदर तक सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो गोल्डन क्वाड्रेटर, ये लगभग 6 मेट्रोपॉलिटन सिटी को आपस में जोड़ता है। गोल्डन क्वाड्रेटर, उन शहरों का नाम याद रखना है, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। देखिए यहाँ पे रोड आया हुआ है, दिल्ली है ना, यहाँ पे आपका हैदराबाद दिखेगा, आगे आएगा बेंगलोर आपको दिखेगा, इधर चेन्नई दिखेगा, यहाँ कोलकाता दिखेगा, यहाँ पर दिल्ली आप वापस आ गए। अफ्रीका का हाईवे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका गियेना और कायरो का हाईवे है ना। मैं आपको जब शुरू में मैं पढ़ा रहा था तभी बताया हूँ। गियेना से देखिए एक रोड जाता है, पूरा जाकर कहाँ मिलता है, साउथ अफ्रीका में, और ये साउथ अफ्रीका वाला जाकर ऊपर आकर इजिप्ट के कायरो तक चला जाता है ना। तो ये बहुत अच्छी तरह से कायरो का जो रोड है केप टाउन तक पूरा बढ़िया, नीचे वाला ये केप टाउन है, केप टाउन टू केप ऑफ गुड होप है ना। तो ये अच्छे से कनेक्ट किया रहता है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रेलवे, तब तक आप ऊपर वाला जल्दी से रिवाइज करिए। अब हम यूरोप के रेलवे का देखेंगे। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फीचर किसका इंपॉर्टेंट फीचर, तो यूरोप के रेलवे का। अच्छा देखो, जहां जहां भी आपको इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिले, जितने पॉइंट्स रहेंगे सेम रहेंगे। इकोनॉमी के लिए वाटरवेज कनेक्टेड है, ये आप बनाकर लिख सकते हैं, है ना। जैसे आपको दिया हुआ है, यूरोप हैज वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा डेंस नेटवर्क, बहुत ज्यादा यहाँ पे रेलवे भी है। देयर आर अबाउट 44,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे, मोस्ट विच इज डबल एंड मल्टीपल ट्रैक, कई सारे ट्रैक के होते हैं, 2 ट्रैक का भी रेलवे होगा और कई सारे 8-10 ट्रैक के गैजेस के रेलवे भी होते हैं। बेल्जियम में देखिए, बेल्जियम में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ 1 किलोमीटर रेलवे एवरी 6.6 5 स्क्वायर किलो, हर 6.5 स्क्वायर किलोमीटर पे बेल्जियम में जरूर 1 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल रीजन जैसे लंदन, पेरिस, ब्रुसेल, मिलान, बर्लिन और वार्सा पैक्ट आप पढ़े होंगे, है ना, पॉलिटिकल साइंस में वार्सा पैक्ट। तो ये सबसे जुड़े हुए हैं, जो काफी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फ्राइट इन मेनी ऑफ दिस कंट्रीज, अंडरग्राउंड रेलवे आर इंपॉर्टेंट। लंदन में तो अंडरग्राउंड भी रेलवे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चैनल टनल, कई सारे चैनल को काट कर, जैसे मान लीजिए 2 समुद्र के बीच के रास्ते को चैनल काटे। अब मान लीजिए बेल्जियम से ये समुद्र है ना, समुद्र के नीचे ही क्या हुआ है, एक ट्रेन चली गई है, और किससे जाकर मिल गई है, ब्रिटेन से मिल गई है। जापान में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, होकाइडो और हुंसू आपस में 2 आइलैंड को कैसे जोड़ दिया है, समुद्र के नीचे ही रेलवे ले जाकर जोड़ दिया है। तो ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे हैव नाउ लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस टू क्विकर एंड मोर फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ एयरवेज एंड रोडवेज। अब जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे है धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस खोता जा रहा है, जब से रेलवे छोटे मोटे जो रेलवे के निर्माण हो गए हैं, है ना, और एयरवेज का निर्माण हो गया है तब से। रसिया के रेलवे के बारे में पढ़ लो। सबसे पहले बता दो रसिया का रेलवे कहां से कहां तक है, जो ट्रांस वाला रेलवे है। उसके बाद दुनिया भर की रेलवे लाइन है ना। ट्रांसपोर्ट इज वेरी डेंस नेटवर्क इन रसिया, रेलवे अकाउंट फॉर 90% ऑफ द कंट्री टोटल ट्रांसपोर्ट एंड वेरी डेंस नेटवर्क वेस्ट ऑफ द यूराल। वेस्ट ऑफ द यूराल का मतलब यहाँ पे आपको यूराल माउंटेन दिखेगा, ऐसे यूराल माउंटेन में यहाँ बना दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक यूराल माउंटेन बनाकर दिखा दे रहा हूं। कहां गया सेंट पीटर्सबर्ग गया, यहां पे यूराल माउंटेन। यूराल के वेस्ट साइड में, यूराल माउंटेन के वेस्ट साइड में आपको रेलवे का नेटवर्क ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस साइड बहुत ठंडी पड़ती है, पूरा बर्फ की चादर जो है बिछ जाती है वहां पे, तो इधर आपको रेलवे का नेटवर्क ज्यादा देखने को मिलेगा। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग शहर में ज्यादा रेलवे, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है ना, इंडस्ट्रियल एरिया है ये। अंडरग्राउंड रेलवे भी बहुत ज्यादा आपको यहाँ मॉस्को में देखने को मिलेंगे। एक तो आपका ट्रांस साइबेरियन एंड ओरिएंट एक्सप्रेस आपको देखने को मिलेगा, पूरे यूरोप में जो फैला हुआ है। ओरिएंट एक्सप्रेस जो रसिया का है वो पूरे यूरोप तक गया है, यूरोप के हर देशों तक गया है। इवन देखो ये अफ्रीका में भी गया है, उधर से वो इंडिया में भी चला आया है ना। तो ये आपका हो गया, आपको ध्यान देना है। अगला हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के रेलवे के बारे में।
है ना। हर रेलवे के बारे में 2-2, 4-4 पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका है वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क अकाउंटिंग फॉर नियरली 40% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। 40% तो रेलवे नेटवर्क पूरे विश्व का इन्हीं के पास है, नॉर्थ अमेरिका के पास ही है। In contrast to many Europe countries, the railway are used for long distance and bulky freight like oats। अब रेलवे का इस्तेमाल क्यों होता है? लंबी दूरी के लिए, है ना, या फिर ओट्स वगैरह, ग्रेन्स वगैरह, मशीनरी, टिम्बर्स वगैरह ले जाने के लिए, पैसेंजर भी ले जाने के लिए। बहुत ज्यादा डेंस नेटवर्क है। इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बन एरिया में ये आपस में रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइज एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है। कनाडा में अगर हम देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे कैरीज बल्क ऑफ वेट एंड कोल्ड टोनेज। कनाडा में अगर आप रेलवे को देखेंगे तो यहाँ पे पैसेंजर के लिए भी इस्तेमाल होता है, बहुत अधिक मात्रा में कोयला लाने और ले जाने के लिए। ये सारे फीचर हर देश में देखने को मिलेंगे। आप सारे देश में ये 2-2 पॉइंट चिपका सकते हैं, है ना। अब ऑस्ट्रेलियन रेलवे के बारे में देखो सेम चीज है, किन किन शहरों को जोड़ रहा है तो इंपॉर्टेंट शहर लिख दो, सिडनी लिख दो, मेलबर्न लिख दो, ये कलबुर्गी लिख दो, पर्थ लिख दो, आपस में जोड़ता रहता है। क्या ले जाएगा तो ये भी सेम चीज ले जाएगा, टिम्बर ले जाएगा, है ना। एक आपका ये दिखेगा डार्विन से लेकर यहाँ तक, इसका भी इंपॉर्टेंस बता दो, बात खत्म हो जाएगी। राइट और नोट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का भी सेम है। साउथ अमेरिका अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है तो थोड़ा इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। In South America, the rail network is most dense in two regions, namely Pampas of the Argentina and coffee growing region of Brazil, which together account 40% of South America total route length। सबसे पहले हम देखेंगे पंपास ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में देखेंगे पंपास घास का मैदान होता है ना, एक घास का मैदान है अर्जेंटीना में। यहाँ पे रेलवे नेटवर्क आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ब्राजील में जहाँ पे कॉफी की पैदावार ज्यादा होती है, ब्राजीलियन सीड है, इस पे मत जाना, है ना। कॉफी की पैदावार बहुत ज्यादा होती है सेल्वाडोर वगैरह वाले क्षेत्र में, ये क्योंकि वो कोस्टल रीजन है सेल्वाडोर वगैरह, तो यहाँ पे आपको रेलवे नेटवर्क ज्यादा देखने को मिलेगा। ऊपर फिर ओनली चिली, कई लोग इसको चीले पढ़ते हैं, मैं इसको चिली पढ़ता हूँ जानबूझ के, तो चिली आप भी पढ़िएगा। ओनली, हाँ बहुत लोग इसको चीले पढ़ते हैं, तो ये चिली ही सही टर्म है, चिली ही पढ़िएगा। Only Chile among the remaining countries has considerable route length linking to coastal areas and mining sites in interior। चिली नाम का जो देश है ना, ये क्या करता है अपने सभी कोस्टल एरिया में और सभी जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है वहाँ पे रेलवे नेटवर्क का जाल बहुत ज्यादा बिछाया हुआ है। अब कुछ देश जैसे पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला हैव शॉर्ट सिंगल। अब देखो जो छोटे मोटे देश हैं जैसे पेरू, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में पेरू हो गया, है ना। पेरू की जलधारा आपकी इधर से कहीं से आती है, पेरू एक बार देख लीजिए, हमको लग रहा है यहाँ पे है, पेरू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेनेजुएला आपको इस साइड देखने को मिलेगा, वेनेजुएला। इक्वाडोर बीच में है, कोलंबिया। तो ये सभी देशों में ना बहुत ही छोटे रेलवे नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही ज्यादा रेलवे यहाँ पे नहीं है। अब देखो देयर इज ओनली अ ट्रांसकॉन्टिनेंट रेल रूट लिंकिंग टू अर्जेंटीना विथ वेलेस्पेरियो। अच्छा देखो मैंने आपको बताया था ये जो ट्रांस वाला रेलवे था, ऐसे ऊपर से आ रहा था नॉर्थ अमेरिका से, वही महत्वपूर्ण शहरों को ऐड करता है। लगभग 3900 मीटर लंबा वो रेलवे है, नॉर्थ अमेरिका में उसको पेन ट्रांस कहते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेलवे इन एशिया, तो ये तो अपना रेलवे है एशिया वाला, इसमें आपका चाइना भी आ जाएगा, रसिया भी आ जाएगा, इंडिया का भी आ जाएगा। तो 2-2 लाइन सबके बारे में लिखकर आपको छोड़ देना है। चाइना का पढ़ा चुका हूँ रेलवे, ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा चुका हूँ, इंडिया का बाकी है ना। इन एशिया नेटवर्क इज थिकली पॉपुलेटेड, ऊपर वाला सेम पॉइंट है, नीचे वाला भी वही वाला पॉइंट है। कुछ देशों का नाम जैसे व्लादिवोस्तोक वगैरह, है ना, ये आपको दिखेगा। थोड़ा सा इंडिया पे आते हैं, इंडिया में ज्यादा नहीं दिया हुआ है तो आप इंडिया छोड़ ही दीजिएगा। चीता इज एन इंपॉर्टेंट एग्रो सेंटर एंड इरकटस ऑफ फ्यूचर फर सेंटर। देयर आर कनेक्टिंग लिंक टू साउथ नेमली ओडेसा, यूक्रेन, बाकू इन कैस्पियन कोस्ट, है ना, ताशकेंत इन उज्बेकिस्तान, उलन बातोर मंगोलिया। अच्छा एक बात जान लो, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखो, आप एग्जाम में ऐसे लिख दोगे एशियन रेलवे में ना दुनिया भर का रेलवे नेटवर्क है, जो यूक्रेन होते हुए, अगर आपको देशों के नाम याद है तो आप अपने आंसर को लंबा कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स को ये भी छोड़ रखा है, अब सभी लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपको रेलवे लाइन, भारत में रेलवे के बारे में लिखना आपको नहीं पता चलेगा, उसमें इंडिया पे आ जाओ तो दिल्ली से कोलकाता हमको जाना है, बहुत कम समय में हम जा सकते हैं। ऊपर आप चाइना को ले लो, चाइना का महत्वपूर्ण शहर जैसे संघाई, बीजिंग, ये सभी, तिब्बत, है ना, ये सभी एरिया रेलवे से कनेक्टेड है।
फिर आप रसिया में चले जाओ, रसिया में हम रेलवे नेटवर्क देख सकते हैं व्लादिवोस्तोक से लेकर मॉस्को तक। मॉस्को के कई इंपॉर्टेंट शहर जैसे सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को से ऐड है, वहां से एक रेलवे लाइन गई है यूक्रेन तक, यूक्रेन से मोल्डोवा तक, है ना। तो आप 2-4 एग्जांपल देख कैसे छोड़ सकते हो। फिर वहां पे मंगोलिया में आ जाओ, वहीं से एक रेलवे लाइन चाइना से रसिया से मंगोलिया में भी आई है। चाइना वाली जो संघाई की रेलवे लाइन है वो आकर मंगोलिया में अटैच हो गई है। तो आप ऐसे करके एक रेलवे लिंक आप बना सकते हैं, आप मैप में दिखा सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाएगा। जरूरी नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको छाप के आना है। आपने रेलवे पढ़ लिया, अब आपने उसके बारे में आंसर आप लिख सकते हैं। अफ्रीका कंटिनेंट में, अगर अफ्रीका कंटिनेंट में आपने हाईवे पढ़ा है तो आपको रेलवे भी आसान लगेगा, है ना। जिसे जैसे हाईवे गया है बिल्कुल उसी से सटे हुए देखो आके रेलवे, जहां जहां हाईवे है ना ऐसे रेलवे आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा सहारा डेजर्ट है तो बहुत ज्यादा रेलवे देखने को नहीं मिलेगा। कोस्टल एरिया से सारे रेलवे सटे हुए हैं। जैसे देख लीजिए, वेनेजुएला रेलवे थ्रू अंगोला टू कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट। वेनेजुएला में आपको एक रेलवे दिखेगा जो कहां किसको ऐड कर रहा है, कटांगा को और जाम्बिया को। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉपर बेल्ट है ना। यहाँ पे तंजानिया रेलवे फ्रॉम जम्बियन कॉपर बेल्ट टू दार एस सलाम। दार एस सलाम बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तंजानिया का एक रेलवे है जो जाम्बिया के कॉपर बेल्ट को किससे ऐड करता है, दार एस सलाम से ऐड करता है। द रेलवे थ्रू बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे लिंकिंग लैंडलॉक टू द साउथ। अब देखिए बोत्सवाना और जिम्बाब्वे, ये बोत्सवाना है नीचे और जिम्बाब्वे ये एक लैंडलॉक देश है, दोनों एक लैंडलॉक देश का मतलब क्या, जिसके अगल बगल समुद्र ना हो, है ना। तो ये जो है आपस में ऐड हो जाते हैं। ब्लू ट्रेन फ्रॉम केप टाउन टू प्रिटोरिया इन रिपब्लिक ऑफ, अब ब्लू ट्रेन चलती है केप टाउन से लेकर कहां तक, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में। काफी लंबी ये ट्रेन है। तो आप अगर आपको जगह का नाम, जैसे अब आप देखो इसमें कुछ चीजें नहीं दी, जैसे मोरक्को से लेकर ट्यूनीशिया तक एक ट्रेन जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे, आप बता देंगे इजिप्ट में बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है, गियना में है, नाइजीरिया में है, कांगो में आपको छोटा सा रेलवे नेटवर्क दिखेगा, बोत्सवाना में, जाम्बिया में आपको दिखेगा, नामीबिया में आपको दिखेगा। कॉपर बेल्ट आपको याद रखना है। कॉपर बेल्ट कौन सा है, दार एस सलाम का और जाम्बिया का, दार एस सलाम और जाम्बिया का। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें आपको लिखनी है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, व्लादिवोस्तोक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक इकोनॉमी में फायदेमंद। ट्रांसफर क्या क्या होता है, टिम्बर, ग्रेन, पीपल, है ना, ये सारे ट्रांसफर कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सिटी को ऐड करता है, जैसे यूक्रेन, बाकू कैस्पियन कोस्ट में, ये ताशकंद उज्बेकिस्तान का, उलान मंगोलिया का, है ना, सियान बीजिंग चाइना, यहाँ से सभी रोड आकर यहाँ पे आकर रेलवे आकर मिल जाते हैं। चाइना का रेलवे आकर भी इसमें मिलता है, किसी न किसी नोट्स में मिल जाएगा। तो कहीं का भी रेलवे आपको पूछे, चाइना का ही पूछे तो बता देंगे आप जाकर कहाँ मिल जाता है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे में ये ऐड हो जाता है। इसकी लंबाई कितनी है लिख लीजिएगा, 9332 किलोमीटर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की लंबाई कितनी है, 9332 किलोमीटर। इट रन अक्रॉस यूराल माउंटेन्स ऑफ येंसी रिवर, चीता इज द इंपॉर्टेंट एग्रो सेंटर एंड इरुस्क इज अ फर सेंटर। ये यूराल माउंटेन से होते हुए गुजरता है। एक इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे मिलती है येंसी रिवर, इससे भी होकर ये रेलवे गुजरता है। कई सारे प्रोडक्ट यहाँ से ट्रांसफर किए जाते हैं, जैसे मिनरल, वुड पल्प, एग्रीकल्चर, एनिमल, है ना। ये सारे जो है साइबेरिया से आपको वेस्टर्न यूरोप में ले जाया जाता है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे का अभी मैंने आपको बताया था, वैंकूवर द्वीप से लेकर आगे तक जाती है, हैलिफैक्स तक जाती है आपके, है ना। इसकी लंबाई कितनी है, 70-50 याद रखिएगा, 7050 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इंपॉर्टेंट शहर क्या है, मोन्ट्रियल है, ओटावा है, विपिंग है ना। ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर ये आगे तक जाती है, ईस्ट तक जाती है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसकी जाते हैं, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट वाटर वेज को भी आपस में टच करती है, जैसे ग्रेट लेक वगैरह, इसको ये टच करते हुए जाती है। कनाडा की इकोनॉमी जैसे वीट, मीट का एक्सपोर्ट इस रेलवे से होता रहता है, लोग भी जाते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। अच्छा, रेल से ट्रांसपोर्ट करने का क्या एडवांटेज है, क्या फायदा है, तो आप लिख नहीं लेंगे इसको। बहुत बल्क मात्रा में हम किसी भी गुड्स और कमोडिटीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, पर रेलवे से रोडवे, अगर मान लो तुम रोडवे से कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हो तो बहुत अधिक मात्रा में आपको ट्रक चाहिए। मान लो आपके पास 2000 मिलियन टन आपके पास कोयला है,
अब ट्रक से भेजोगे, भेजते रह जाओगे, लंबा समय लगेगा, पैसे ज्यादा लगेंगे। उससे अच्छा रेलवे से भेजो, आपका समय बचेगा, इकोनॉमी काफी तेज हो जाती है इससे, कैरिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, सामान को बहुत तेजी से ले जाया जाता है। बहुत बड़े बड़े इसमें लार्जेस्ट कैरियर होते हैं, बहुत बड़े बड़े देखो कैरियर होते हैं, हर कैरियर हर बोगी में सामान भर दो, अधिक मात्रा में हर एक कैरियर में सामान भरा जा सकता है ना। तो एक ही समय में बहुत ज्यादा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा सकता है। और हाँ, ट्रैफिक की कोई टेंशन ही नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं होगा। अगर कोई पेरिशेबल गुड है तो और आसानी से हम पहुंचा सकते हैं इसको। समझ में आ गया? चलिए अब हम देखेंगे क्या वाटर ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज और उसकी प्रॉब्लम। अभी हम लोगों ने लैंड रूट पे थे, अब हम आएंगे वाटर ट्रांसपोर्ट पे। अगले ठीक 2 मिनट तक तो पीछे का रिवाइज आप करिए तुरंत। चलिए, व्हाट आर द एडवांटेज एंड प्रॉब्लम ऑफ वाटरवेज। वाटरवेज का पहले हम एडवांटेज देखेंगे, फिर इसके हम प्रॉब्लम्स को देख लेंगे। क्या इसका मेरिट है, इसको मेरिट और इसको डीमेरिट भी कह सकते हैं। मेरिट पहले देख लेते हैं, फिर लाइन से हम डीमेरिट भी देख लेंगे। वाटरवेज आर मोर सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। काफी हैवी और बल्की गुड्स ले जाने में आसानी होती है। ये काफी चीपर ट्रांसपोर्ट होता है, किसके माध्यम में, हैवी गुड और बल्की गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में। देयर इज नो नीड ऑफ रूट कंस्ट्रक्शन एंड अदर मेंटेनेंस। रूट बनाने की और किसी मेंटेनेंस की जरूरत। अब ऐसा नहीं है समुद्र में रास्ता बनाओ, ऐसा कुछ नहीं, उसकी जरूरत नहीं होती है। आपके पास सोनार और रडार होना चाहिए। 90 और 95% देखो, विश्व का लगभग 90 से 95% व्यापार इसी वाटरवेज से, ओशनिक रूट से होता है। इन ट्रांसपोर्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट का रिस्क है ना, ब्रेक डाउन का रिस्क, मतलब ब्रेक लगा के गाड़ी रोकना, ट्रैफिक हो गई, ऐसा कोई झमेला नहीं होता है। और सेम इसका अपोजिट आप इसका यहाँ लिख सकते हैं, डिमेरिट में आप अपोजिट चीजें लिख सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स ले जाने में ये आसानी नहीं होता है। जैसे मान लो कोई ऐसा चीज जो टूट फूट जाए, पेरिशेबल हो, है ना, इससे हम हमेशा नॉन पेरिशेबल चीजें, जैसे मान लो यार अब बहुत अधिक मात्रा में अंडा हुआ, पानी नाव ऐसे ऐसे होती रहती है, सब फूट फट जाएगा, है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट वेरी स्लो, बहुत ही धीरे धीरे नाव चलती है। नाव पता है पानी वाले जहाज की मैक्सिमम स्पीड हमको लगता है 20 से 25 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम स्पीड यही होती है। वरना 17-18 में चलाते रहते हैं, बहुत तेज चलाएंगे 20-22 ऐसे ही चलाएंगे। इट इज निगेटिवली, देखो सीजन मान लो खराब हो जाए, फ्लड आ जाए, अगर हम बात नदियों की करेंगे तो फ्लड में दिक्कत होगा। समुद्र में करेंगे तो बहुत बड़े बड़े चक्रवात आते हैं, वहां पे थोड़ा दिक्कत देखने को मिल जाता है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बाय रिवर इज अनरिलायबल, समटाइम द रिवर चेंजेस इट्स कोर्स व्हिच कॉजेस डिसलोकेशन एंड नॉर्मल रूट इन द ट्रेड। कभी कभी नदी अपने कोर्स को बदल देती है, अगर हम नदी के माध्यम से जाते हैं तो, है ना, तो वहां पे थोड़ा समस्या देखने को मिल जाता है। वाटरवेज आर लिमिटेड एंड दे डू नॉट प्रोवाइड सर्विस। वाटरवेज लिमिटेड है, हर जगह इसका फैसिलिटी नहीं है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज मोर रिस्की एज कंपेयर टू अदर मींस बिकॉज देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ सिंकिंग शिप एंड बोट। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है भाई, सिंक होने का, डूब जाने का, या फिर बोट्स के जो है कोई भी बोट्स को, कोई पानी की जहाज, तो उसके डूब जाने का खतरा लगा रहता है। अब देखो व्हाई इज नॉर्थ अटलांटिक सी रूट इज सिग्निफिकेंट। अब हम नॉर्थ अटलांटिक जो सी रूट है वो काफी महत्वपूर्ण क्यों है, इसीलिए मैंने इसके लिए एक नाम और दिया था। क्या नाम था? बिग ट्रंक रूट। एक नाम और था बिजीएस्ट रूट। काफी बिजीएस्ट, क्यों बिजीएस्ट है? ये नॉर्थ अटलांटिक सी है। आप देखिए जो इंपॉर्टेंट देश है, जैसे अमेरिका है ना, यहाँ पे आपको लिखेगा साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपको अफ्रीका, यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, तो हर जगह से आपको रास्ता यहाँ पे दिखेगा आपको। ऑयल सबसे ज्यादा ट्रांसफर क्या होता है? लिम्बर, फर्स, ड्राई फ्रूट्स, ऑयल वगैरह, फर्नीचर वगैरह। यहाँ देखेंगे शुगर और फूड ब्रिटेन तक जाता है। कहाँ से जाता है? तो ये कैरिबियन देशों से, है ना। यहाँ से आपका मीट वगैरह कैरिबियन देशों में आ जाता है। तो ये सारी चीजों के लिए काफी बहुत बिजीएस्ट रूट है, इसीलिए इसको ट्रंक रूट, बिग ट्रंक रूट भी कहते हैं। मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन रूट। अब मैंने एक चीज और बताया था आपको नोट करने के लिए, क्या? मेडिटेरेनियन इंडियन रूट। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, पहले के समय में लोग यूरोप से, पुर्तगाली वगैरह आते थे तो केप ऑफ गुड टाउन आए थे, उसके बाद मेडागास्कर होते हुए इंडिया आए थे, या फिर सीलोन, श्रीलंका का पुराना नाम, वहां गए थे वो। लेकिन जब से ये स्वेज कैनाल बना
इंडिया से ही हम निकल के यूरोप में एंट्री ले सकते हैं। यूरोप वाले भी ऐसे होते हुए रेड सागर होते हुए सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सुमात्रा ऐसे देशों में जा सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजों का व्यापार होता है। स्विच कैनाल के पहले ये चीजें नहीं थी, लेकिन जब स्विच कैनाल बन गया तो आप देखिए दूरी कितनी कम पड़ गई स्विच कैनाल बनते ही, है ना। बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विच कैनाल दिस वाज रूट कनेक्टिंग लिवरपूल एंड कोलंबो बीच में। पहले 6400 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके जानी पड़ती थी, अब वो यात्रा उससे आधे से भी कम हो गई। अब जैसे मान लो पहले इंडिया से किसी को यूरोप जाना है तो कैसे जाता था, ऐसे समुद्र के माध्यम से 6400 किलोमीटर लंबा टर्न लेकर ऐसे यूरोप जाता था। अब वो यूरोप के माध्यम से डायरेक्ट भैया यहाँ से आया मेडिटेरियन सी में, स्विच कैनाल, ये स्विच कैनाल, ये यहाँ पे आपका स्विच कैनाल है। स्विच कैनाल होते हुए लाल सागर में घुसेगा और ऐसे आपका इंडिया आ गया। आधे से भी कम रास्ता हो गया इसका, है ना। ये काफी अफ्रीका का टीन, डायमंड, गोल्ड, है ना, इसका ट्रांसपोर्ट, पाम ऑयल, फ्रूट्स। अब आप देखे होंगे मेडिटेरेनियन की जो खेती होती है, जितने सिट्रस फ्रूट होते हैं इधर ही होते हैं, तो उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। इंडिया से कॉटन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। सऊदी अरब से अगर ऑयल ले जाना है तो अन्य देशों में जैसे, तो ये आप अपने मन से बनाकर इसको लिख सकते हैं। आपको इतना पता है ना, सऊदी अरब, सीरिया वगैरह से ऑयल आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो स्टेट ऑफ मलक्का, ये मलक्का का स्टेट होते हुए सुमात्रा, इंडोनेशिया, इन सभी देशों में भी जाया जा सकता है। चाइना भी इधर से आराम से होते हुए ऐसे आ जाता है और आसानी से ऑस्ट्रेलिया जाया जा सकता है। अब हम देखेंगे वाई केप ऑफ गुड होप सी रूट लेस ट्रैफिक। अब देखो केप ऑफ गुड, यहाँ पे ट्रैफिक काफी कम क्यों होता है, इस वाले एरिया में ट्रैफिक ज्यादा नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम लोग किधर से निकल जा रहे हैं, इंडियन मेडिटेरेनियन सी रूट से या फिर नॉर्थ ऐसे से चले जा रहे हैं, है ना। तो देख लेंगे दिस सी रूट इज अनदर इंपॉर्टेंट वन अक्रॉस द अटलांटिक सी ओशन which connect western Europe to western African country ब्राजील, अर्जेंटीना। ये सी रूट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्ट के सभी देशों को आपस में कनेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे केप ऑफ गुड होप से लेकर यहाँ अफ्रीका के मैक्सिमम देश आप कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप यहाँ है पनामा कैनाल होते हुए अन्य देशों में आप चले जाएंगे, है ना। ट्रैफिक बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आपके साउथ अमेरिका के रीजन में, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए ट्रैफिक काफी कम होता है। ओनली साउथ ईस्टर्न ब्राजील, प्लाटा एस्चुरी एंड साउथ अफ्रीका है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। केवल यहाँ पे और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आपको यहाँ और इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे इंडस्ट्रीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और साउथ अमेरिका के ईस्टर्न में फैक्ट्री वाला एरिया जो है वहां पे इंडस्ट्री है। जब जहाँ पे इंडस्ट्री रहेगा वहां पे ज्यादा से ज्यादा व्यापार होगा, है ना, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसीलिए ये बहुत ज्यादा बिजी रूट नहीं है। अब सदर्न अटलांटिक सी रूट के बारे में आपको एक छोटा सा नोट्स लिखना है, तो सदर्न अटलांटिक सी रूट के बारे में आप नोट्स लिख सकते हैं। इजी क्वेश्चन है ना। सदर्न अटलांटिक सी रूट का मतलब क्या है, ये वाला सी रूट अटलांटिक ओशन का सदर्न वाला एरिया कम बिजिएस्ट होता है। ब्राजील, अफ्रीका का एग्जांपल दे दीजिएगा, है ना। अमेरिका भी यहाँ से जाया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट क्या क्या करेंगे, टिम्बर, मीट, इस वाले रीजन का जब भी नाम आएगा मीट एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ऑयल इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, कॉपर, गोल्ड, आयरन ओर, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। ये ट्रांसफर वगैरह होता रहता है। नॉर्थ पैसिफिक सी रूट सबसे बिजिएस्ट रूट, नॉर्थ बिजी नहीं, ये नहीं है। कौन कौन सा, यूएसए और रसिया वाला जो पैसिफिक ओशन का जो सी रूट है ना। ये वैंकूवर द्वीप से लेकर यहाँ तक आते जाते रहते हैं। लगभग इसकी लंबाई 2480 किलोमीटर होती है। अमेरिका और रसिया आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। यहाँ से किस किस चीज का ट्रांसफर होता है, तो वीट, टिम्बर, ये सारी चीजें। ग्रेट सर्कल लिंक वैंकूवर। अच्छा देखो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा क्या है, ज्वालामुखी है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल लिंक ऑफ वैंकूवर। योकोहामा रिड्यूस ट्रेवलिंग डिस्टेंस। अगर आपको यहाँ से जापान के ये क्या नाम है, रसिया के योकोहामा से लेकर आपको वैंकूवर आइलैंड आना है तो ये बहुत आसानी होता है, बहुत शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। वरना हवाई जहाज के माध्यम से जाएंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। समुद्र के माध्यम से जाएंगे तो ये आसानी से आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा व्यापार नहीं होता है। देखिए इंपॉर्टेंस और जैसे लॉस एंजलिस वगैरह ये जुड़ता रहता है, ठीक है ना। तो इसका रिवीजन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चीजें हम साउथ पैसिफिक ओशन के बारे में समझेंगे, क्योंकि पैसिफिक ओशन जो है आपस में देखिए, द सी रूट कनेक्ट वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द स्कैटर्ड पैसिफिक आइसलैंड वाया पनामा कैनाल। एक ऐसा सी रूट है जो पनामा कैनाल द्वारा, ये पनामा कैनाल है, इसमें आपको कई सारे देशों को ऐड करता है। जरूरी नहीं जितने देश यहाँ पे लिखे हों वो भी आप भी लिखें,
चाइना लिख सकते हैं आप, रसिया लिख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं, न्यूजीलैंड यहाँ पे न्यूजीलैंड दिखा सकते हैं, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, सभी देशों को आप दिखा सकते हैं। इस कैनाल के माध्यम से ये सभी साउथ पैसिफिक ओशन के रास्ते हम आ सकते हैं। अगर बात करेंगे साउथ की, तो साउथ के देशों को दिखाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को दिखा देंगे, न्यूजीलैंड को दिखा देंगे, हल्का फुल्का सिंगापुर, फिलीपींस और ये जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है इसको आप दिखा देंगे। एक तो इंपॉर्टेंस इसका ये हो गया, किससे अटैच करता है, पनामा कैनाल से। पनामा कैनाल के ईस्ट साइड कौन सा समुद्र है, अटलांटिक ओशन, इधर कौन सा है, पैसिफिक ओशन। दिस रूट इज आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग हांगकांग, फिलीपीन, इंडोनेशिया। इसी रूट के माध्यम से अगर मान लो कोई आदमी नॉर्थ साउथ अमेरिका से निकला तो इसी रूट के माध्यम से वो चाइना भी जा सकता है, हांगकांग भी जा सकता है, मलेशिया, थाईलैंड, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसके थ्रू इंडियन ओशन में एंट्री करके इंडिया भी आ सकता है। कौन सा, सिंगापुर के रास्ते कौन सा स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये पनामा कैनाल और सिडनी की दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर की है। यहाँ पनामा कैनाल और इंपॉर्टेंट शहर आपकी सिडनी, कितनी दूरी हो गई, 12,000 किलोमीटर, 12,000। होनोलुलु इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट टू दिस रूट। इस पोर्ट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना एक पोर्ट है। पोर्ट का मतलब बंदरगाह। उस बंदरगाह का नाम क्या है, होनोलुलु। होनोलुलु कहाँ पर है, इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है ये, है ना, ऑस्ट्रेलिया में है कहीं, तो आप उसका एक लोकेशन याद रखिएगा, होनोलुलु। होनोलुलु लिख कर अंडरलाइन कर लीजिए किस देश में है, उसका लोकेशन याद कर लीजिएगा, होनोलुलु। अच्छा ये देखो, विच कैनाल है शॉर्टेन डिस्टेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। कौन सा कैनाल, कौन सा ऐसा कैनाल है जिसने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन इट्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, तो कौन सा, स्वेज कैनाल। गलती से पनामा मत ठोकिएगा, कौन सा कैनाल, स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल है कंस्ट्रक्टेड इन 1869 इन इजिप्ट। इजिप्ट में बनाया गया, कब बनाया गया, यहाँ पे देखिए इजिप्ट में कब बनाया गया, 1869 में बनाया गया। सेट द नॉर्थ पोर्ट स्वेज इन द साउथ लिंकिंग मेडिटेरियन सी, और ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में जोड़ता है। मैप के द्वारा समझ पा रहे होंगे। इट इज अ सी लेवल कैनाल विदाउट लॉक which is about 160 किलोमीटर and 10 to 15 मीटर डीप। 10 से 15 मीटर ये गहरा कैनाल है, और लगभग इसकी लंबाई कितनी है, 160 किलोमीटर की। बहुत बड़ा कैनाल है बेटा ये, है ना, सी लेवल कैनाल है एक ही। अबाउट 100 शिप डेली, रोज का रोज यहाँ पे लगभग 10 घंटे में लगभग 100 शिप बराबर आती जाते रहते हैं। तो सोच लो इजिप्ट कितना टैक्स लेता होगा। It gives Europe a gateway to Indian Ocean and reduce direct sea route। ये यूरोप को क्या किया, एक रास्ता दिया कि यूरोप इंडियन ओशन में एंट्री ले सके। पहले यूरोप पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के आता था, मेडागास्कर होते हुए, अब कैसे आ सकता है, मेडिटेरियन सी, रेड सी, इंडियन सी, अरेबियन ओशन होते हुए इंडियन ओशन। उसके बाद कोलंबो कंपेयर टू केप ऑफ गुड होप। जैसे कि आप कोलंबो से केप ऑफ गुड होप, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका से इंडिया आना चाहता है तो पूरा अमेरिका से निकलेगा, केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका का नीचे रास्ता होते हुए जाएगा। उससे अच्छा आप वो नॉर्थ अटलांटिक सी से मेडिटेरियन में एंट्री लेगा और वहां से स्वेज कैनाल होते हुए इंडिया में आ जाएगा, है ना। तो ये एक आसान रास्ता होगा। तो आप कई सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। इससे इजिप्ट बहुत ज्यादा टैक्स ले गई, इजिप्ट की इकोनॉमी अच्छी हो गई। अब हम देखेंगे पनामा कैनाल, उसी क्वेश्चन का आंसर ये भी है, पनामा कैनाल। पनामा कैनाल भी देखिए कई चीजों की डिस्टेंस को दूरी कर दिया। ये कैनाल लगभग 72 किलोमीटर लंबा है, 100 से 300 मीटर ये चौड़ा है, 13 मीटर इसकी गहराई है। इसने दूरी ही कम कर दी सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क की। 1300 किलोमीटर बाई सी हमको बस लग जाता है। अब देखो जैसे कि मान लो ये, अब ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए मैंने बनाया, शॉर्ट में समझ लो, ये मान लो मैंने बनाया क्या, अमेरिका। ये नॉर्मली ऐसे नक्शा में अमेरिका बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहां पे आपका क्या है, पनामा कैनाल। यहां पे आपका क्या है, सैन फ्रांसिस्को। यहां पे आपका क्या है, न्यूयॉर्क। तो आराम से आदमी इधर आया, पनामा कैनाल पार किया, न्यूयॉर्क पहुंच, गल्फ ऑफ मैक्सिको होते हुए न्यूयॉर्क पहुंच गया। अरे भैया सीधे यहां से यहां पहुंच गया पनामा कैनाल, और गल्फ ऑफ मैक्सिको होते हुए कहां पहुंच गया, न्यूयॉर्क। आसानी से आसान रास्ता हुआ कि नहीं हुआ ये, है ना। पनामा कैनाल स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की दूरी को भी इसने कम कर दिया है। अब मान लो किसी को ब्राजील, अमेरिका से ब्राजील आना होता था, तो देखो वो अमेरिका से निकला, ब्राजील कहाँ है, साउथ अमेरिका में। तुम लोग को हर चीज मैप बना के बताना पड़ेगा। ये आपका क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका, है ना, ध्यान से देखना। ये आपका मान लो नॉर्थ अमेरिका है, और इधर आपका साउथ अमेरिका।
है ना। अब इधर यहाँ के किसी व्यक्ति को अगर यहाँ आना है तो बड़ा लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। यहाँ से पनामा कैनाल आया, यहाँ से एंट्री लिया, इधर आया, दूरी कम कर दिया पनामा कैनाल ने, है ना। अब इस समुद्र में आज इधर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। अब वो डायरेक्ट पनामा कैनाल होते हुए सीधे वो आ सकता है। अगर मान लो यहाँ पे रॉकीज माउंटेन है, यहाँ से तो इधर आ नहीं पाएगा, तो यहाँ से पनामा में एंट्री लिया, वो सीधे ब्राजील पहुंच गया। वो ऐसा बना दिया। पहले लंबी दूरी थी तो पनामा कैनाल भी कई सारी, यहाँ भी अब पनामा देश को बहुत ज्यादा क्या मिलता है, पनामा कैनाल से लैटिन अमेरिका में भी काफी एंट्री मिली। कैरेबियन जो देश है छोटे मोटे, है ना, वहां के लिए। व्हाट आर द स्टेप फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वाटरवे, क्या लिया गया वाटरवेज को मॉडर्नाइज करने के लिए? तो देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपास बनाए गए, जीपीएस ट्रैकर बनाया गया, इको साउंडर बनाया गया, कई सारे बोटे बनाए गए, है ना। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है फ्रेश वाटर सिस्टम दिया गया, अंदर लाइट का सिस्टम दिया गया जहाजों में, सोलर पैनल सोलर सेल का यूज किया गया, सी वेजेस को भी कचरा जो सी के थे उसको उठाकर फेंका गया। तो एक ये आप लिख सकते हैं समुद्र या नदियों के विषय में अगर बोल दे तो। व्हाट आर द फैक्टर्स विच डेवलप इनलैंड वाटरवे, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इनलैंड वाटर यानी कि क्या समुद्र, जहां पे अब देखो ये यूरोप के समुद्र है, अगल बगल देखो शहर है, लोगों के घर है, और बीच से क्या जा रही है, नाव जा रही है। ये देखिए ये लोगों के खेत है, इधर क्या है पूरा का पूरा सिटी है, बिल्डिंग दिख रहा होगा, बीच से क्या जा रही है, नाव जा रही है। तो नदियों को थोड़ा चौड़ा कर दिया, पानी साफ सुथरा कर दिया, अच्छे से जो है देखो यहाँ पे लिया हुआ है, नदियां चौड़ा कर दिया, पानी को साफ सुथरा कर दिया, रिवर के अगल बगल दुनिया भर के फॉरेस्ट बनाए ताकि नदियां जाके गंदी ना हो, है ना। और देखो है बहुत ही बड़े बड़े कार्गो जहाज मतलब जैसे बहुत ज्यादा सामान ले जाया जाता है एक साथ, ऐसी चीजें चलाई गई और इससे लोगों की कमाइयां भी ज्यादा हुई, लोगों के पैसे भी कम लगे, टाइम की बचत हुई और लोग अपने अपने बोट भी खरीद लिए हैं। यूरोप में ऐसी जगह गांव है कि भैया यहाँ पे कोई किसान रह रहा है, वहां पे उसका घर है, उस पर नाव वहीं खड़ी रहती है, उसको कहीं जाना है नाव पे बैठा अपना निकल लिया, कोई ट्रैफिक की चिंता नहीं, आराम से नाव लेके जा सकते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय, प्रॉब्लम क्या क्या आ जाते हैं? भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लो ट्रांसपोर्ट स्पीड, स्पीड काफी कम होता है, पुरानी प्रॉब्लम है। जो वाटरवेज का डीमेरिट है ना वही यहाँ पे आएगा, डीमेरिट। डूबने के चांसेस होते हैं, सब मान लो कोई चीज डूब सकता है ना, कई सारा समटाइम इनलैंड वाटर लैक इन वाटर ड्यू टू डाइवर्जन। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, नदियों का पानी कम हो जाता है, जब पानी कम हो जाएगा तो जहाजों को आने जाने में दिक्कतें होंगी, ये सारी चीजें हैं। विच इज द मोस्ट हैवीली यूज्ड इनलैंड वाटरवेज इन द वर्ल्ड? तो भैया यूरोप। यूरोप की कौन सी नदी? राइन नदी। बोल रहा है विश्व में वाटरवेज का इस्तेमाल दुनिया में कहाँ किया जाता है? तो यूरोप में। यूरोप देखिए सारा वाटरवेज, राइन नदी को देखो, है ना, कई सारी इंपॉर्टेंट शहरों को जोड़ते हुए जा रही है। उसके बाद वोल्गा नदी, है ना, वोल्गा देखो यहाँ पे, राइन रिवर पहला ही हो गया, लगभग 700 नेविगेशनल फैसिलिटी ये देता है, 700 जगहों को आपस में जोड़ रखा है। इट फ्लोज टू रिच कोल फील्ड एंड होल बेसिन बिकम, जितनी बड़ी बड़ी कोल फील्ड है, कोल माइनिंग है, उन हर जगहों से राइन नदी जा रही है। अगर नहीं भी जा रही है तो रास्तों को काट कर नदी बना दिया गया है। इट इज द वर्ल्ड मोस्ट हैवीली यूज्ड वाटरवे, दुनिया का सबसे ज्यादा अगर वाटरवे का इस्तेमाल किया जाता है तो राइन नदी का। कौन कौन से देशों को आपस में मिला रही है? ध्यान से देखिए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्थ अटलांटिक सी, ऊपर नॉर्थ अटलांटिक सी, है ना, ये सारे इंडस्ट्रियल रीजन इनको आपस में जोड़ रही है। रूर रिवर ज्वाइन राइन। अब यहाँ से नदी आती है रूर, ये रही रूर आकर किस पे जुड़ जाती है? राइन नदी में जुड़ जाती है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ग्रेट लेक और सेंट लॉरेंस सीवे, ग्रेट लेक देख लिए, मैं इसको आपको पढ़ा चुका हूँ, ग्रेट लेक का नाम भी बता दे रहा हूँ। एक ये सेंट लॉरेंस सीवे है ना, यहाँ से समुद्र को आकर ऐसे जोड़ दिया गया है समुद्र के पानी को, और यहाँ से ग्रेट लेक होते हुए कई सारी नदियां निकल जाती हैं, जाके बड़े बड़े कनाडा के हाईवे में जुड़ जाती हैं। अभी जब मैं हाईवे पढ़ा रहा था तो बता रहा था, वहाँ पर मैंने एक जगह भी दिखाई थी, मिशिगनी, वहाँ से जो है एक नदी आकर इन लेक में मिलती है, और लेक के 5 लेक थे इसमें, ग्रेट सुपीरियर और कौन सी, मिसिसिपी, होरियन, इरे, ओंटेरियो, ऐसे होते हुए समुद्र का पानी ऐड करके आपस में ऐड कर दिया जाए। बहुत बड़े बड़े व्यापार होते हैं, लगभग 300.5 मीटर ये द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा ये झील है ना। और ये कनाडा का, सुनो, और ये कनाडा और अमेरिका का, यूएसए का बाउंड्री भी शेयर करता है। लेक के उस तरफ क्या कनाडा, लेक के इस तरफ अमेरिका, है ना, इसको आप देख लेंगे। अब हम आ जाते हैं सबसे
इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एयरवेज। एयरवेज के बाद छोटे मोटे टॉपिक हैं कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन। एयरवेज काफी महंगा होता है, एयरवेज बहुत आसान होता है, ये दूरी को और कम कर दिया है। लोगों के पास पैसा लोग कमा रहे थे, लोगों के पास दूरियां घटाने का माध्यम चाहिए था, तो एयरवेज ने उस चीज को पूरा कर दिया। अगर आपको अमेरिका, आप दुनिया के किसी कोने में, ध्यान से सुनो, आप दुनिया के किसी कोने में 25 से 30 घंटा के अंदर जा सकते हो, एयरवेज ने कर दिया। आपको दिल्ली जाना है ना, 1 घंटे की फ्लाइट है लखनऊ से, 1 घंटे में दिल्ली चले जाओ। तो एयरवेज थोड़ा महंगा होता है, फास्ट होता है, कंफर्टेबल होता है ना, ये सारी चीजें इसकी मेरिट है। डिसएडवांटेज में बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत लिमिटेड सामान जा सकते हैं, हाई रनिंग कॉस्ट होता है, लॉट ऑफ स्पेस नीडेड टू एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट बनाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा जगह भी चाहिए हमको। नॉइस पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है, ये इसका डिमेरिट है। इंपॉर्टेंस एडवांटेज, क्या आप इस चीज को नहीं लिख सकते हैं? लिमिटेशन का मतलब होता है प्रॉब्लम, है ना। एयर ट्रेवल सबसे ज्यादा फास्टेज होता है, बहुत महंगा होता है। भारत में हिमालय, वेस्टर्न घाट जैसे जगहों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसने बनाया? एयरवेज ने बनाया। किसी भी तरह का रूट बनाने की जरूरत नहीं है। क्या हवाई जहाज के लिए रूट बनाना है क्या? नहीं, जहाज उड़ाओ पहुंच जाओ, बस आपके पास रडार होना चाहिए। सेम टाइम नेचुरल कैलेमिटी रिलीफ ऑपरेशन के लिए, जैसे मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, कहीं बाढ़ आ गया, तो आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से सामान पहुंचा सकते हैं, आप जब किसी की जान बचा सकते हैं, है ना। इट इज बेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ हाई वैल्यू पेरिशेबल गुड। कोई बहुत ज्यादा पेरिशेबल सामान है, छूते ही फूट जा रहा है, तो उसके लिए एयरवेज एक बहुत अच्छा माध्यम है। डिसएडवांटेज भैया, एक्सपेंसिव होता है, कॉमन पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, बहुत ही रिस्की होता है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो फिर खत्म ही होना है, बचना नहीं है ना। तो ये सारे बहुत ह्यूज कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, बैड वेदर कंडीशन में थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं, है ना। और एयरपोर्ट के लिए नॉइस पॉल्यूशन भी इसमें डाल सकते हैं आप। यहां देखिए, रीजन जहां पे बहुत ही ज्यादा डेंस एयरपोर्ट वगैरह है, तो सबसे ज्यादा आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। यूरोप में हवाई जहाज बहुत ज्यादा उनका आवागमन होता रहता है, मैक्सिमम इंडस्ट्री आपको यूरोप में देखने को मिलेगी। दुनिया के हर कोने से देखिए लोग यूरोप जा रहे हैं, है ना। यूरोप में एयरवेज का एकदम हब है समझो। वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, नाम नोट कर लेना, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, साउथ ईस्टर्न एशिया है डेंस नेटवर्क ऑफ एयरवे। कौन कौन सा? वेस्टर्न यूरोप का वेस्टर्न हिस्सा और यूएसए का ईस्टर्न हिस्सा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा है, बड़ी बड़ी जो हाईटेक कंपनियां हैं, एप्पल, गूगल, है ना, बहुत बड़ी बड़ी हाईटेक कंपनियां। कौन सी कंपनी? तो टेलो, कौन सा कंपनी था? हाई एडवांटेज कंपनी, टेलीकॉम कंपनीज आप पढ़े हैं ना फैक्ट्रीज वगैरह में, है ना। टेक्नोपोल्स आप पढ़े हैं, वो सारी इधर बहुत ज्यादा है। यूएसए अलोन अकाउंट 60% ऑफ एयरवेज ऑफ द वर्ल्ड। 60% एयरवेज तो अकेले कौन उठा रहा है? यूएसए। यूके इज वन ऑफ द मेजर जेट एयरवेज। यूके के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन जेट एयरवेज है। जेट एयरवेज सुपरसोनिक स्पीड से चलती है, जैसे फाइटर जेट वगैरह। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, रोम, मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, शिकागो, ये सारे क्या है? नोडल जोन है, नोडल पॉइंट है। हर दुनिया की सारी जहाजें यहाँ पर आती हैं और यहीं से जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपको सिंगापुर जाना है, तो आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? सीधे थाईलैंड आपको सिंगापुर वाली जहाज मिलेगी। जैसे रोड में नोड होता है ना, यहाँ भी नोडल पॉइंट होते हैं। आपको डायरेक्ट सिंगापुर की जहाज, अगर मान डायरेक्ट जहाज आप बुक कर लेंगे, पर वो पहले कहाँ उतरेगी? थाईलैंड में आपको जहाज चेंज करके कहाँ जाना है? सिंगापुर। समझ में आ गया? टुडे मोर देन 250 कमर्शियल एयरलाइन ऑफर रेगुलर सर्विसेज डिफरेंट। दुनिया भर की अब एयरलाइंस भी बन गई है, बहुत बड़ी बड़ी जहाजें हैं जो केवल किसको ढो रही हैं? सामानों को ढो रही हैं। सोवियत एशिया, अफ्रीका लैक एयर सर्विसेज। देखो सोवियत एशिया में और अफ्रीका में थोड़ा सा एयर सर्विसेज का लेक है। अफ्रीका इतना गरीब देश है, कहाँ से इतना जहाज उसके पास होगा, है ना। There are limited air services between 10 to 35 degree latitude southern hemisphere due to sparse population, है ना, limited land mass and less economic development। 10 डिग्री से 35 डिग्री, 10 डिग्री से 35 डिग्री के बीच आपको, है ना, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। क्यों? एयरवेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी बहुत बिखरी हुई है, स्पैटर्ड है, कम डेंसिटी है, विकास ज्यादा नहीं। तो डिग्री याद कर लीजिएगा, 10 डिग्री से 35 डिग्री लैटिट्यूड पे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पाइपलाइन। अब हम आएंगे इंपॉर्टेंट पाइपलाइन पे। पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस पे ध्यान दें। जैसे एक पाइपलाइन आप याद रखिएगा, तापी पाइपलाइन याद कर लीजिए। तापी, जैसा कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो आप तापी याद कर लीजिएगा। TAPI
TPI, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तजाकिस्तान, इस पाइपलाइन का नाम ही है तापी पाइपलाइन। तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये एक पाइपलाइन है जो गैस की पाइपलाइन है ना। यहाँ से गैस आता है, कहाँ से वो गैस आएगा? तो तजाकिस्तान से आता है। पाइपलाइन हम देखते हैं। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, अभी को ट्रांसपोर्ट के कई सारे माध्यम है, याद रखना। पहला हाई रोडवेज, रोडवेज में आपको हाईवे वगैरह लिख लीजिएगा। दूसरा एयरवेज, तीसरा वाटरवेज, वाटरवेज कई पार्ट है, इनलैंड वाटरवेज है ना। चौथा पाइपलाइन, पांचवा कम्युनिकेशन, छठा टेली कम्युनिकेशन है ना। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कुकिंग गैस इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए आपके भी क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाया जा रहा है गैस वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इन न्यूजीलैंड मिल्क इज बीइंग सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन। न्यूजीलैंड में जो दूध होता है ना जी, लोगों के घरों में पाइपलाइन द्वारा भेजा जा रहा है। सोचो कितना। अब भारत में होता ना ऐसा, सीरियसली बता रहे हैं, सब कुदाल और कुल्हाड़ी लेके काट के दूध निकाल दिए होते। अब सोचो न्यूजीलैंड कितना अच्छा देश है जहां पाइपलाइन के माध्यम से दूध पहुंचाया जा रहा है कई सारी फैक्ट्रियों में। अच्छा देखो एक चीज और समझो। मिल्क भी हो गया, फ्रॉम फार्म टू फैक्ट्री तक होता है। बिग इंच एक पाइपलाइन है, मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। बिग इंच इन द वन ऑफ द फेमस पाइपलाइन इन यूएसए व्हिच कैरी पेट्रोलियम फ्रॉम ऑयल वेल ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो बिग इंच नाम का पाइपलाइन है वो मैक्सिको से पेट्रोल निकालकर अमेरिका के देशों में पहुंचाया जाता है। मैक्सिको आप देखेंगे कहाँ है? अरे भैया ऐसे बनाए हुए अमेरिका बनाए हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको है। इन यूरोप, रसिया, वेस्ट एशिया, इंडिया पाइपलाइन यूज्ड कनेक्ट ऑयल वेल रिफाइनरीज एंड टू द पोर्ट। हमारे वेस्ट एशिया में भी, तुर्कमेनिस्तान इन सेंट्रल एशिया एक्सटेंडेड पाइपलाइन, ईरान आल्सो पार्ट ऑफ द चाइना। तुर्कमेनिस्तान में तापी, यहाँ पे एग्जांपल में आप तापी डाल दीजिएगा है ना। बिल्कुल ये चैप्टर घर जाके पढ़ना है, ध्यान देना। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पाइपलाइन बेस्ट मीडियम है, बहुत फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं, घर टू घर इस चीज को पहुंचा सकते हैं। ओशन वगैरह मान समुद्र के नीचे से भी पाइपलाइन जाता है ना। ओशन वगैरह के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। ट्रैफिक जाम कोई नहीं होता है, दूध चाहिए पाइपलाइन से जा रहा है, कोई दूध वाला बोलेगा भी नहीं कि जाम लग गया है, आराम से दूध पहुंचता रहेगा। पेट्रोल, डीजल, गैस सारी चीजें पहुंचाई जाएंगी है ना। बैड वेदर कंडीशन का कोई इस पे असर नहीं है। ऐसा नहीं दूध वाला चाहे पेट्रोल वाला बोल देगा भैया आज मौसम खराब है नहीं जा पाएगा गैस आपके वहां। तो पाइपलाइन काफी सेफ होता है, एक्सीडेंट फ्री होता है। पर भारत में होगा पक्का, यहाँ पे एक्सीडेंट फ्री नहीं होगा ये। अब देखो थोड़ा यहाँ पे सॉलिड एंड ह्यूमन पॉपुलेशन कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन। कोई भी ठोस और ह्यूमन पाइपलाइन के थ्रू आ जा नहीं सकते, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज। लेकिन अभी भी हमारे वैज्ञानिक एक ऐसा लूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ह्यूमन को डाल दो और वो लाइट की स्पीड से किसी देश में जैसे मान लीजिए ऐसे लूप रहेगा, तो समझ लीजिए ऐसे करके एक लूप रहेगा, इसको लूप कहते हैं है ना। ऐसे कर हाँ वो फ्रिक्शनल फ्री रहेगा वो यहाँ पे है ना। और यहाँ पे एक ट्रेन बना दी जाएगी और हल्का से इसको प्रेशर दे दिया जाएगा, यहाँ पे लोग बैठे रहेंगे और यहाँ पे अगल बगल मैग्नेट रहेगा, दोनों एक दूसरे खींचेंगे और ये ट्रेन बीच में अटकी रहेगी और ये बहुत स्पीड से जाएगी। इस पे अभी काम चल रहा है, एलोन मस्क देख रहा है, इस पे काम कर लेगा। इट कैरिंग कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज वंस लेट पाइप। अगर पाइपलाइन टूट गया चाहे कहीं बिखर गया तो कैरिंग कैपेसिटी इसकी इंक्रीज नहीं की जा सकेगी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो, कहाँ जहाँ पाइप है वहां सिक्योरिटी कौन लगाएगा, यहाँ दिक्कत आती है। इनिशियल कॉस्ट लेइंग पाइपलाइन बहुत ज्यादा कठिन होता है मतलब है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो ये क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट फील्ड इन कम्युनिकेशन। अच्छा देखो कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है तो मैं आपको सेकेंडरी एक्टिविटी टर्शियरी एक्टिविटी में पढ़ा दिया। आज के समय में ह्यूमन क्या कर रहा है, कई सारा कम्युनिकेशन, जैसे आपका सैटेलाइट हो गया, कंप्यूटर हो गया, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कनेक्टिविटी काफी तेजी से बढ़ा रही हैं। खासकर फार्मर्स वगैरह जो है कनेक्टिविटी देखिए यहाँ पे फार्मर्स वगैरह फील्ड के क्षेत्र में डाटा ट्रांसफर है ना। कई सारे लोग साइबर स्पेस क्या होता है, साइबर स्पेस जो इंटरनेट आप लोग चला रहे हैं, ईमेल चला रहे हैं है ना, इस पे काम कर रही है सरकार। और किस पे काम कर रही है, ई लर्निंग पे। ई लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ई लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ई लर्निंग का मतलब आप हर चीज ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ई सर्विस एक और क्या आ गया, ई सर्विस। जैसे कुछ भी हो तुरंत पुलिस वाले को फोन करिए, 108 नंबर डायल करिए है ना। ऑनलाइन जो है ई सर्विस को बढ़ावा मिल रहा है, ई लर्निंग को बढ़ावा मिल रहा है। पूरी दुनिया यूपीआई सोचिए, टेली कम्युनिकेशन कितना एडवांस हो गया। देखो ई लर्निंग, ई गवर्नेंस आ गया है। ई गवर्नेंस ही वही
कि आपको डिजिटल अरेस्ट का आजकल बातचीत हो रहा है कि किसी को भी डिजिटली अरेस्ट कर दो, उनके फोन पे मैसेज डालो आप अरेस्ट हैं, आप आ जाइए थाने में। डिजिटल अरेस्ट, गवर्नमेंट का कोई भी चीज, अब मान लो आपका चालान कट जा रहा है तो किस में आ जाएगा, ई गवर्नेंस में आ जाएगा। तो साइबर स्पेस में ये सारी चीजें आती हैं। आप टेलीविजन, पहले के समय में क्या था, कुछ नहीं था, लोग खत वगैरह भेजा करते थे। अब देखिए मेल, मुझे आपको कुछ कहना है, कोई डाटा भेजना है, मेल के माध्यम से मैं भेज सकता हूँ। तो ये सारे टॉपिक आप रट लीजिएगा। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। ये देखिए, व्हाट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हाउ हैज इट ब्रॉट रिवॉल्यूशनरी चेंज। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट व्हिच इमर्ज एज ए न्यू एरिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन। कुछ नहीं होता है, कम्युनिकेशन के माध्यम से सैटेलाइट लगा देना है। क्या होता है सैटेलाइट? आजकल सैटेलाइट ही आपकी, जैसे आपने किसी को फोन किया है ना, आपने किसी को फोन किया तो मान लो इंडिया अमेरिका, आपको अमेरिका फोन करना है तो सैटेलाइट तुरंत एब्जॉर्ब करेगा आपकी कॉल को और कहां पहुंचा देगा, अमेरिका में। तो ये बहुत फास्ट कॉलिंग हो रहा है, बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो यही इसका एडवांटेज एक है ना। It has brought revolutionary change in the field of communication in the world. Artificial satellites are successfully deployed in the Earth orbit to connect the remote concern. बहुत ही आसानी से हम लोगों ने क्या किया, अपने अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट को सेट कर दिया है ताकि हम क्या करें, वर्ल्ड से कनेक्टिविटी बढ़ा सकें। आप ऐसे आप सैटेलाइट बना के आप देखिए, ग्राउंड स्टेशन है, ग्राउंड स्टेशन नीचे होता है, यहाँ से अगर कोई डाटा सैटेलाइट को जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डाउन लिंक। क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, कोई जाकर क्या कहते हैं, अप लिंक। और कोई डाटा नीचे ग्राउंड सैटेलाइट एब्जॉर्ब करता है उसको कहते हैं हम डाउन लिंक। अब ये देखो, आपने किसी को फोन किया इंडिया से, ये आपके कहाँ पे आएगा, अपलिंक में हो, यहाँ से अपलिंक हो जाएगा और सैटेलाइट के माध्यम से वो डाउन लिंक होकर डायरेक्ट इनके, और ये स्पीड काफी फास्ट होती है, पलक झपकते ही ये काम हो जाता है। यहाँ पर देखिए, दिस मीन इट कॉस्ट द सेम कम्युनिकेट ओवर 500 किलोमीटर, इट डज ओवर 5000 किलोमीटर बाय सैटेलाइट। जहां 500 किलोमीटर कम्युनिकेट करते हैं ना सैटेलाइट के माध्यम से, आप 5000 किलोमीटर ज्यादा आप क्या कर लेंगे, कम्युनिकेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मोड ऑफ साइबर स्पेस? साइबर स्पेस मैंने आपको अभी भी बताया है ना, वर्ल्ड वाइड वेब www के माध्यम से आप कई सारी चीजें देख सकते हैं। जो सीलिंग बोट होता है, फ्लाइंग प्लेन होता है, इसको भी आप कंट्रोल, ये ऑफिस में बैठे वर्क के, मान लीजिए आप प्लेन में, प्लेन के माध्यम से आप हर एक काम कर सकते हैं। कंप्यूटर ले लीजिए, नेट चालू कर लीजिए, अपना सारा काम कर लीजिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप साइबर स्पेस के माध्यम से अपने सारे काम को कर सकते हैं। देख लीजिए, कोलिब्रेशन कर सकते हैं, कैलेंडर देख सकते हैं, मोबिलिटी देख सकते हैं, वेब एप्लीकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। ये सारा साइबर स्पेस है ना। अब देखिए, इकोनॉमी में बहुत सारे बिलियंस ऑफ पीपल, कई सारे लोग आजकल अपनी कंपनी को, इंडस्ट्रीज को कंप्यूटर के माध्यम से संभाल रहे हैं, है ना। सारा डेटा वगैरह आपके स्कूल में देखिए, सारे काम किस पे होते हैं, कंप्यूटर पे हो जाते हैं। तो ये सारा क्या है, साइबर स्पेस का। देयर वर लेस देन 50 मिलियन इंटरनेट यूजर इन, देखो 1995 में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 2005 आते हैं तो 400 मिलियन हो गए। तो सोच लो 2010 और 2024 में कितने हुए होंगे, है ना। अब आ जाइए, ये आपका हो गया इंडेक्स का क्वेश्चन, है ना। फाइंड आउट, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। फाइंड आउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ यूएसए, वेस्टर्न यूरोप। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का नाम आप याद रखिएगा, जैसे ये सारे हैं, मैं कुछ का, कॉर्पस क्रिस्टी है ना, ब्यूमोंट है ना, यहाँ पे टेकोमा, ऑकलैंड, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्या है, विलिंगटन, नॉर्फोक, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूयॉर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, वैंकूवर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे तो लगभग सारे बेटा इंपॉर्टेंट है। ले हावड़े, डुंकर, एम्स्टरडैम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा। एम्स्टरडैम नहीं होगा तो घर जाके वीडियो को देखिएगा और इसको अंडरलाइन करिएगा। एम्स्टरडैम और हैम्बर्ग। यूरोप में कौन कौन सा, हैम्बर्ग है ना, एम्स्टरडैम और यहाँ पे ले हैवरे। सारा आपको याद होना चाहिए, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपका मैप वर्क कराऊंगा तो ये सारी चीजें लास्ट में आ जाएंगी। ये एक क्वेश्चन है पनामा कैनाल से रिलेटेड, लगभग निकागुआ जो है कैनाल था पहले स्पेन में, उससे कंपेयर किया है पनामा कैनाल को। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा देखो, अब देखो कितना इजी है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे, पीछे पढ़ाया हूँ, डार्विन से मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया वाला, है ना। ये आपका देखिए रेलवे नेटवर्क, हाईएस्ट रेलवे नेटवर्क कहाँ पे, यूएस से। जो यूएस से पढ़ा बताया था, बहुत ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क यहाँ पे है। बिग ट्रंक रूट कौन सा है, नॉर्थ अटलांटिक सी,
है ना। बिग रेंज पेट्रोलियम के लिए इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे है, अमेरिका में है ना। बाकी ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। व्हाट आर द प्रॉब्लम है रोड ट्रांसपोर्ट इन माउंटेन डेजर्ट एंड फ्लड प्रोन एरियाज, क्या प्रॉब्लम आती है रोड का माउंटेन में, डेजर्ट पर पत्थर कभी गिर सकता है, रोड टेढ़ी मेढ़ी होती है, डेजर्ट पे क्या आके भैया हवा चला आके रोड पर दुनिया भर का वो हो गया। तो सारी चीजें आपको बता गई हैं। कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन में अंतर क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है भाई किसी को मैसेज भेजना, नॉर्मली फोन पे कॉल कर देना। टेली का मतलब उसी का एडवांस रूप है, ईमेल कर देना, है ना, वीडियो कॉलिंग करना। साइबर स्पेस में थोड़ा थोड़ा चला जाता है टेली कम्युनिकेशन। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, इसको घर जाके ढंग से पढ़िएगा, और एक बार कंफ्यूजन हो तो वीडियो देखिएगा, तब भी ना समझ में आए तो आप आके मुझसे मिलिएगा। लेकिन प्लीज ये जो 2 दिन की छुट्टी होगी, इस पूरी छुट्टी में आपको इस पूरे चैप्टर को बेटा क्लियर कर लेना है। मेजर हाईवेज, मेजर रेलवेज, मेजर वाटरवेज एंड पोर्ट, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आपको लर्न हो। कम से कम 20 मैप आप इस चैप्टर का बनाइएगा, 20 मैप्स वर्ल्ड का मैप लीजिएगा, और 20 मैप्स को समुद्र के रास्ते भी दिखाएगा डॉट डॉट करके, ऐसे ऐसे चीजें जा रही हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, होमवर्क आपको दे दे, श्योर हो जाए कि आप लोग इस चैप्टर को तैयार कर लेंगे पक्का। सारे क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे, दिक्कत होगी वीडियो देख लीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच।